आप अपने आप को क्या जाट कहते हैं या राजपूत? मैं जाट अपने आप को नहीं मानता आज की तारीख में। अब हनुमान बेनीवाल जी कमेंट कर रहे हैं कि महाराज सूरजमल के अलावा किसने वो करी, यहाँ पर क्या युद्ध हुए क्या नहीं हुए। नहीं, वो ये कहते हैं कि राजपूत राजाओं ने समझौते भी किए। आप कैसे राजनीति करना चाहते हैं? अनिरुद्ध राजनीति में आना चाहते हैं? ने कहा कि हनुमान बेनीवाल सस्ती राजनीति करते हैं। किन किन नेताओं की राजनीति आपको सस्ती लगती है, और हनुमान बेनीवाल ने जो बोला वो किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोला? आप सचिन पायलट को मामा कहते हैं कि पायलट साहब का राजस्थान के लिए एक विजन है। आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जब उनको काम करने का मौका नहीं मिला तो उनसे बेहतर मौका तो अशोक गहलोत को मिला। तो अशोक गहलोत को फिर क्या, किस रूप में आप देखते? वो इंसान ऐसे थे जो पॉलिटिकल बेनिफिट पाने के लिए किसी भी डेप्थ तक गिर सकते थे। एंड द डिम डल स्ट्रेंज एनर्जी दैट ही हैज़, मैंने तो उसी टाइम कान पकड़ लिया कि मैं दोबारा कभी इनके साथ असाइनमेंट शेयर नहीं करूँ। मेरे फादर ने क्यों इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखी कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जनता दल, कभी वसुंधरा जी, कभी गहलोत साहब, कभी पायलट साहब। पिता के साथ में ये राजनीतिक विचारधारा है नॉट एट या ऑल। पारिवारिक संपत्ति का मामला? पारिवारिक मैटर है, संपत्ति भी नहीं कहेंगे, पारिवारिक मैटर है। वो तो हम लोग को देख के तो यही कहते हैं कि तो सामंतवादी है। चुभता है सवाल सामंतवाद और इस तरह की जो बातें होती हैं? नहीं चुभता है, नहीं। खुद की कम्युनिटी जो महाराज सूरजमल की पूजा करने का दिखावा करती है। जो भरतपुर राजवंश है उसका जुड़ाव राजपूतों से है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इस पर इस तरीके की चीज़ पे बात करने में विस्तार में थोड़ा मज़ा भी आता है। जाट्स में कन्वर्ट हुए और फिर भरतपुर जैसी एक बड़ी जाट रियासत बनी। लेकिन पॉलिटिक्स से आप तो नहीं, पॉलिटिक्स से मैं नहीं हूँ ना, इसलिए देखो ये भी मैं आप तो आना चाहते हैं। मैं आना नहीं, आना नहीं चाहते हैं। और जो इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार यहाँ पर अच्छी गाड़ी खरीद लो तो ये लोग नहीं देखते हैं कि उसके लिए आपने मॉडर्न इंडिया में कितनी मेहनत करी वो पैसे कमाने के लिए। अरे ये तो राज्य रजवाड़े हैं, पुराना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जब बीएससी किया कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट से तो डिस्टिंक्शन आया, बस आ गया। अब कैसे आया? नॉट दैट द एनीबडी इन द पॉडकास्ट शुड थिंक कि कोई फंडिंग से आया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एक छोटी सी चीज़ को लेके करते। जिस तरह की परवरिश आपको मिली या जिस तरह का बैकग्राउंड था, वो लोगों की ख्वाहिश होता है कि हम बड़े होके ये ओहदा हासिल करें। नमस्कार, पंजाब केसरी न्यूज़ रूम चौपाल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान है वो अपने राजे रजवाड़ों, राजमहल, राज परिवार, उसकी वजह से देश दुनिया में जाना जाता है। लोगों की दिलचस्पी रहती है कि आखिर राजस्थान के राज परिवार कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उन परिवार के सदस्य हैं, अब कैसे हैं, अब क्या कर रहे हैं। तो एक दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। पंजाब केसरी पर आज हम ऐसे ही एक बड़े राजघराने, राज परिवार के सदस्य को लेकर आए हैं जिनकी तूती राजा सूरजमल के दौर से लेकर अब तक इस रूप में बोलती है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे इतिहास हो, हर मामले में उनकी नज़ीर है वो लोगों के बीच में आती रहती है। ये वो राजघराना है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से दरवाज़ा उखाड़ के अपने किले में लगाया था। तो सोचिए उस वक्त में जो साहस की मिसाल थी, वो साहस की मिसाल आज जो 14वीं पीढ़ी के वंशज हैं वो कहाँ तक उस विरासत को लेकर आए हैं, उनका खुद का नज़रिया क्या है राज परिवार को लेकर, राज परिवारों के सदस्यों की ज़िंदगी अब किस रूप में चल रही है, और आज के दौर के जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर उनका क्या नज़रिया है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज कुंवर अनिरुद्ध सिंह भरतपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू। तो जब मैं कहता हूं कि 14वीं पीढ़ी है, 15वीं पीढ़ी है, 15वीं पीढ़ी है, तो आप किस रूप में इस तारुफ को लेते हैं? क्या बहुत भार महसूस होता है, प्राइड महसूस होता है, किस तरह के मनोभाव रहते हैं आपके? प्राइड डेफिनेटली, प्रेशर ऑल्सो आजकल है, बिकॉज एक इतनी बड़ी विरासत के कस्टोडियन के रूप में होना, इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक राइट, इट इज़ अ प्रिविलेज, और ये बहुत कम लोगों को मिलता है। बट आप उस प्रिविलेज को लेके उसको बेहतर और कैसे करें, वो मेन चैलेंज रहता है। और उसका मतलब ये नहीं है कि विरासत को बचाने के लिए किसी को
पॉलिटिकली ही एक्टिव रहना है या एक ही चीज़ करनी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप जैसे जोधपुर का राजघराना देखें तो गज सिंह महाराज बाबजी तो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, बट क्या विरासत उन्होंने अपनी आगे सस्टेनेबली बढ़ाई है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी सोचना पड़ता है कि आगे ये जो इमारतें मिली हैं, जो हिस्ट्री मिली है, जो आप जैसे बोलते हो विरासत ही कहेंगे, पूरी विरासत, इनको आगे कैसे और बेटर किया जाए फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट। तो वो चैलेंजेस तो ज़रूर रहते हैं, तो हमेशा सोचना पड़ता है। एंड लाइक विद ऑल बिजनेसेस, लाइक विद ऑल फैमिलीज़, लाइक विद ऑल सिचुएशंस, आपको चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है अपने आप को। तो अच्छा है, सब लोग हमेशा सोचना पड़ता है आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यस, तो ये जो समझ है, ये जो आपका प्राइड का और ये रिस्पॉन्सिबल होने का जो भाव है वो तो अभी है। बचपन में आपका कैसा दौर रहा और राज परिवार के अंदर बचपन बिताने का मतलब क्या है? देखिए, इन अ वे इट इज़ अ वेरी प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड, बिकॉज आप एक बड़ी सी कोठी में रह रहे हैं, ऊपर वाले का हाथ है थोड़ा, तो आपके पास स्टाफ है, खेलने की बहुत सारी जगहें हैं, तो इस तरीके से तो है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले कहा कि मेरे मदर का एक तरीका था कि सब चीज़ को जितना नॉर्मलाइज करके कर सकें, जैसे हर नॉर्मल बच्चे का चाइल्डहुड होता है उस तरीके से होना चाहिए था। तो मेरा भी उसी प्रकार उन्होंने काफ़ी नॉर्मलाइज किया, और फिर भी कुछ प्रिविलेजेस थे, तो अच्छा था उस टाइम, तो इन्जॉय करते थे। लेकिन अभी सोच के लगता है कि वो प्रिविलेजेस ऐसे मुफ्त में नहीं आए थे, आगे फिर हम लोगों को उनको प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट वाज गुड, यस, अच्छा था। नहीं, आपने कहा कि आपकी मदर हैं, उनका जी, बहुत रोल रहा जी। कि आप नॉर्मल लाइफ एब्सोल्युटली, के अंदर रहें। एब्सोल्युटली। कैसे, क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, जैसे मेरी अर्लियर इयर्स ऑफ, जब मैं स्कूल गया भरतपुर में, तो स्कूल को क्लियर डायरेक्शन दिए गए कि इनको एक नॉर्मल और आम स्टूडेंट के जैसे ही ट्रीट किया जाए, कोई ज़्यादा स्पेशल एडवांटेजेस नहीं दिए जाएं। आगे बैठना है, ये चेंज करना है, ये एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो लेना ही है, स्कूल में कैप्टन बनना है तो बनना ही है। इस तरीके की प्रथा को उन्होंने बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया। और ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल मेरे को नॉर्मलाइज ही करना है अपने बच्चे का बचपन। तो ऐसे था। इंटरेस्टिंग कि उन्होंने तो कहा, लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई उस वक्त के टीचर्स ने, स्टाफ ने उस तरह से जो उन्होंने चाहा वैसा दिया, या जहाँ तक तो आई थिंक ऐसा ही था, बिकॉज मुझे तो एहसास नहीं था कि मेरी कोई ऐसी प्रिविलेज पोजीशन है। और घर से भी जब मैसेज गया कि इसको सब चीज़ें नॉर्मल रखनी है बच्चे के साथ स्कूल में, तो मुझे तो नहीं लगता कभी, हाँ कभी फ्रेंड्स होते थे तो कभी पूछते थे कि वो फ्रेंड्स बोलते थे कि हमारे पेरेंट्स ने बताया कि आपका ऐसा घर है, ऐसा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल है, आप आ जाओ देख जाओ। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्रेंड्स आते गए, बर्थडे पार्टी हुई, स्कूल ख़त्म हुआ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो लोग आए, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई बात। तो हाँ, ऐसा था। और कभी भी मैंने कभी एक दो बार हुआ ऐसे कि किसी ने कहा अरे आपको तो ये चीज़ स्कूल में इसलिए मिली क्योंकि आप उस फैमिली से आते हो, या आपको इस कंपटीशन में इसलिए आपको प्राइज़ मिला। तो कई बार बातें सुनने को भी आती थी, लेकिन बहुत कम हुआ, और उस टाइम से ही मेरी आदत थी इन चीज़ों को इग्नोर करने की। तो मैंने कभी अपने आप को इन चीज़ों से परेशान नहीं किया। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, मतलब भरतपुर? स्कूलिंग प्राइमरी इयर्स तो भरतपुर में थे, और उसके बाद फिर मैं यूके भेज दिया गया था बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पर मैंने एक बोर्डिंग स्कूल है कैम्ब्रिज में, द ली स्कूल। इट इज़ वन ऑफ द मोर प्रिविलेज्ड एंड फेमस वंस इन द यूके। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, एंड देन आई वाज इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहाँ से मैंने बीएससी और एमएससी दोनों कंप्लीट करे। सो इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एजुकेशन। आजकल यूथ है बहुत फॉरेन अब्रॉड एजुकेशन को लेके बहुत क्यूरियस रहता है और बहुत ख्वाहिश होती हैं। अभी वीज़ा बैन और सब तरह की चीज़ें भी चल रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आपको क्या बुनियादी फ़र्क लगता है इंडियन सिस्टम में और वहाँ के सिस्टम में? देखिए, सिस्टम तो दोनों ही अच्छे हैं,
इंडिया में स्कूलिंग की पहले अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल और हमारे टाइम से इंडिया में स्कूलिंग में एक मेमोरी का टेस्ट होता है। जो पढ़ाया उसको आपने रट लिया और रट के आपने एग्ज़ाम रूम में जाके जिस प्रिसिशन से आपने उसको रिप्रोड्यूस या रीगर्जिटेट किया, उसी तरीके के नंबर आपको मिलते हैं। वेरएज़ जब मैं अब्रॉड गया तब मैंने देखा कि थियोरी पढ़ाने के बाद उसका एप्लीकेशन और उसका प्रैक्टिकल यूज़ आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एग्ज़ाम में, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी और एप्लीकेशन वहाँ पर ज़्यादा महत्व रखता है, विच आई थिंक इज़ बेटर। और कंटेंट तो दोनों जगह का ही अच्छा है, बट द मेथड वहाँ पर थोड़ा बेटर था। और जिसकी पहले कि कोई ये कहे कि मैं एंटी नेशनल बातें कर रहा हूँ, अगर कोई सिस्टम में कोई चीज़ अच्छी है तो उसको कॉपी करना या उसको उससे सीख लेने में कोई बुरी बात नहीं है। अब आप इंडिया में देखिए, मेरे हिसाब से द बेस्ट स्कूल वुड बी दी अंबानी इंटरनेशनल इन बॉम्बे। अब वो भी तो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट करते हैं। तो उनके सिस्टम में एप्लीकेशन और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है और एक इंडिविजुअलिटी आप अपने एसेज में, अपने कोर्स वर्क में, अपने थियोरी में ला सकते हैं। वो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, कुकी कटर अप्रोच है, जो आई थिंक आने वाले सालों में ठीक हो जाएगा। और अब्रॉड जाने की, जहाँ तक पढ़ने की बात होती है, कि एक्चुअली इंडिया हैज़ सम ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस और वीज़ा प्रॉब्लम्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, तो उनको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज आज इतने वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ में सीईओज़ इंडियन हैं और वो इंडियंस भी इंडिया के एजुकेटेड हैं, तो विच इट सेल्फ इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो आई डोंट फील किसी को डिसअपॉइंट होना चाहिए। एंड टाइम्स हैव चेंज्ड। मैं अब्रॉड गया, शायद मैं कभी सोचता हूँ कि मेरी फैमिली होगी तो शायद मैं अपने बच्चों को अब्रॉड नहीं भेजूँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नाउ इन इंडिया, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं थे। तो एब्सोल्युटली इंडिया इज़ डेफिनेटली मूविंग अहेड इन विथ लीप्स एंड बाउंड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो ऑलमोस्ट आपका अब्रॉड में ही एजुकेशन का रहा है, तो वहाँ की सोसाइटी को आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। बेसिक आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? यहाँ का जो हमारा सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है या इनइक्वालिटी है, रिज़र्वेशन है, कैसा वहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं? देखिए, कैसा? हर जगह का कल्चरल और जियोपॉलिटिकल सेटिंग अलग होती है। और जितने कल्चर से आप इंटरैक्ट करें, मैं मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ, यूरोप में भी रहा हूँ, यूके में भी रहा हूँ, तो जितने कल्चर से आप इंटरैक्ट करें, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और हर जगह पे किसी ना किसी चीज़ की इनइक्वालिटी है। कहीं पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कहीं पर कास्ट इनइक्वालिटी है, कहीं पर एजुकेशनल अनइक्वालिटी है। तो आई थिंक इनइक्वालिटीज़ हर जगह हैं। एंड कोशिश जहाँ तक है, एजुकेटेड लॉट सब यही करता है कि इनइक्वालिटीज़ कम से कम हो। तो हर जगह के चैलेंजेस हैं, हर जगह के बेनिफिट्स हैं। ऐसे कहीं कहना है कि यहाँ पर ये ज़्यादा है, वहाँ पर वो ज़्यादा है, नॉर्मल सी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी एजुकेशन कैसी रही, मतलब कि किस तरह के आप स्टूडेंट रहे हैं? देखिए, जिसकी पहले कि मैं कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ एक इंटरव्यू में कि ऊपर वाले का ही हाथ था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ही एवरेज मेहनत करी। लेकिन ए लेवल्स के रिज़ल्ट्स, जो यूके का करिकुलम है, सारे ए ग्रेड्स ही रहे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जब बीएससी किया कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट से, तो डिस्टिंक्शन आया। कैसे आया आई डोंट नो, ऊपर वाले का ही हाथ था, मैंने तो ज़्यादा मेहनत करी नहीं। और उसके बाद एमएससी किया मैनेजमेंट साइंस में, तो मेरिट लिस्ट में नाम आया। बस आ गया। अब कैसे आया, नॉट दैट द एनीबडी इन द पॉडकास्ट शुड थिंक कि कोई फंडिंग से आया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एक छोटी सी चीज़ को लेके करते। बट आई डोंट थिंक कि मैंने कोई सब ने बराबर ही मेहनत करी। किसी का दिन अच्छा था एग्ज़ाम के दिन तो थोड़ा आगे चला गया, किसी का दिन ठीक नहीं था तो वो बात हो गई। बट एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन माई इंटरेस्ट, बिकॉज जब मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 2 डिग्री कर ली, उसके बाद मैं 2 साल तक एज एन असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर वहीं पढ़ाता रहा मार्केटिंग के फील्ड में। फिर ऑफ कोर्स लाइफ आगे बढ़नी थी, जिम्मेदारियां थी, वो सब था। लेकिन आज भी अगर कोई मुझे सब चीज़ों से फ्री कर दे और पूछे कि आपको क्या करना है, तो शायद मैं यूसीएल या फिर एक क्लासरूम में तो वापस चला ही जाऊं पढ़ाने के लिए, बिकॉज आई रियली फील दैट इज़ वेयर माई हार्ट लाइज इन
एज अ टीचर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो जिस तरह की परवरिश आपको मिली या जिस तरह का बैकग्राउंड था, वो लोगों की ख्वाहिश होता है कि हम बड़े होके ये ओहदा हासिल करें, इतना अर्न करें, ताकि हमारे पास में तमाम फैसिलिटीज़ हैं, प्रिविलेज हैं, वो हमको किसी न किसी एक रूप में शिक्षक हासिल से हो। बड़ा ओहदा और क्या होगा कि आपके स्टूडेंट्स आपको वो प्रिविलेज दें कि आप साल आप पढ़ाते रहें। तो इससे बड़ा ओहदा तो मेरे हिसाब से क्या होगा। और देखिए, हर किसी का मोटिवेशन अलग होता है, और इसमें प्रिविलेज बैकग्राउंड की बात नहीं है। कोई लोग दो सेम बैकग्राउंड से आके भी कह सकते हैं कि मुझे एक फैमिली से दो बच्चे आके कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं, तो हर डॉक्टर किसी इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है, राज परिवार का सदस्य तो फिर ये तो अलग मामला है। है। लेकिन एक हमको कॉग्निसेंट ये भी रहना है कि वी आर इन मॉडर्न इंडिया, और हमको एक कॉमन मैन की तरह बिहेव करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। नहीं तो आप वही राजाशाही में बैठे रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और सब लोग आगे निकल जाएंगे। और कई जगहों पे जहाँ पर ये हुआ है तो दिक्कत भी हुई है कि जो राजाशाही में पीछे है। बहुत अच्छी बात है, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर हिस्ट्री, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर लेगेसी, बट उसको आगे भी तो लेके जाएं आप। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हर किसी के एस्पिरेशंस अलग होते हैं, किसी के जी। कुछ होते हैं, किसी के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। तो वहाँ कॉलेज लाइफ में आपके जी। कलीग्स वगैरह जिनको बैकग्राउंड पता चलता था, तो हाउ दे रिएक्ट, कैसे हाँ, उनको? इंटरनेशनल साइड में थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज दे आस्क यू कि ओ सो यू आर फ्रॉम ब्लू ब्लड या रॉयल फैमिली। तो उसको छुपाने से और क्या कहते हैं, शर्माने से तो कोई फ़ायदा नहीं। आज तो एक आजकल आप एक गूगल सर्च मारो तो उसमें सारा आंसर आ जाता है। तो पूछते हैं। फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और वो अलग वेरी गुड एजुकेशनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो इंडिया में अभी फुल ऑन क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है, कि अभी भी आप लोगों के कोई प्रिविलेजेस हैं। किसी कंट्रीज़ में जैसे उनको लोगों को पता नहीं होता, वो किसी कंट्री से आते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, तो पूछते हैं कि हाउ डज रॉयल्टी फिट इन विद दी पॉलिटिकल क्लास। कई लोग जैसे थाईलैंड से आते हैं, उन लोगों के लिए रॉयल्टी सुप्रीम है, वहाँ पर अभी भी राजाशाही। मिडल ईस्ट से आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप लोगों के कितने एक्चुअल प्रिविलेजेस हैं, कितने नहीं हैं, कितने आप लोग ज़बरदस्ती यूज़ करते हैं, कितने अलाउड हैं लीगली। तो इस साइड का बहुत और क्यों ख़त्म करी गई, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी रॉयल्टी रह सकती थी, क्यों ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें तो दे आर वेरी गुड investigative and questions that make you also think and answer। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इस बात को लेके। तो और वहाँ पर भी साथ पढ़ने वाले में भी कई लोग रॉयल्टी से हो सकते हैं, स्कैंडिनेवियन रॉयल्टी, थाई रॉयल्टी, अर्स्ट वाइल चाइनीज़ दिस थिंग रॉयल्टी, जापानीज़ रॉयल्टी। तो उनसे भी सीखने को मिलता है कि आप लोग मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से, आपके देश में कैसे होता है रॉयल्टी के साथ, क्या कितनी बाउंड्रीज़ हैं, कितनी नहीं है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स, और अच्छा लगता है बात करके। जी। जी। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अब्रॉड जो इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार यहाँ पर अच्छी गाड़ी खरीद लो तो ये लोग नहीं देखते हैं कि उसके लिए आपने मॉडर्न इंडिया में कितनी मेहनत करी वो पैसे कमाने के लिए। अरे ये तो राजे रजवाड़े हैं, पुराना है। अरे क्या पुराना है? अरे आप तो राजे रजवाड़े हैं, इतना स्टाफ है, क्या दिक्कत है? ये इस तरीके की जो कॉन्डेसेंडिंग स्पिरिट है, आई एम सॉरी टू से, ये यहाँ देखने को मिलती है। अब्रॉड एक दूसरे को हम लोग बड़े अच्छे से पूछते हैं कि आपके क्या प्रिविलेजेस हैं, आर यू स्टिल recognized as royalty, और जो भी फलान टेक क्वेश्चंस हो। लेकिन ये जो कॉन्डेसेंडिंग तरीके से देखने वाला सिस्टम है, ये थोड़ा मैंने यहाँ ज़्यादा देखा है। चुभता है सवाल सामंतवाद और इस तरह की जो बातें होती हैं, नहीं राज चुपता है, परिवार। नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग छुपा नहीं सकते और छुपाना भी नहीं चाहिए, उस चुभना क्यों है? अब 200 साल अगर किसी ने राज किया, किसी के परिवार ने 400 साल राज किया तो किया। अब उसको हिस्ट्री तो आप चेंज कर नहीं सकते। और कितना, और मोस्टली अंग्रेज़ों की तरह राज करना वो गलत बात है कि आप किसी देश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज लेने के लिए, उनके टैलेंट्स को उठाने के लिए, उनके टैलेंट्स को ख़त्म करने के लिए। अब जैसे ढाकाई साड़ी बनती है वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में, अब उसकी वीवर्स ही नहीं है, बिकॉज उन लोगों की इंडस्ट्री ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने अंगूठे काट दिए उन लोगों के। कई जगह पे लैंग्वेज ख़त्म कर दी, कई जगह पे क्राफ्ट्स ख़त्म कर दिए। तो वो गलत है। लेकिन हम लोगों की जैसी फैमिलीज़ जिन्होंने दिल से राज किया, उन्होंने तो अपनी प्रजा के लिए किया ही जो किया। आज की तारीख में वो सब नहीं है, आज वी आर ऑल इक्वल। बट जब थे तो उसे छुपने की क्या बात है? अगर काम किया तो अच्छा ही किया और अपने लोगों के हित के लिए किया, तो उसको छुपना क्यों चाहिए? और उस टाइम पे सामंतवाद था, एक सोसाइटी की एक व्यवस्था थी तो थी। अब हम थोड़ी कह रहे हैं कि उस चीज़ को आप लेके आइए वापस, लेकिन जो थी उससे शर्माना क्यों है? किसी को कोई अपना बैकग्राउंड भूलना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी नहीं, पर लोग हैं वो उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं। वो आप जो कह रहे हैं कि हमने
उस वक्त में रूल किया, जी। उस वक्त में लोगों के लिए वेलफेयर के जी, लिए काम किया, जी। लेकिन आप तक भी ये बात पहुंचती होगी कि रोज ही पहुंचती वेलफेयर है, की जी रोज ही पहुंचती है। देखिए, फिर वही बात आती है, कई लोग शायद किसी और पॉलिटिकल साइड से होंगे तो वो डिसएग्री करेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया में ज़्यादातर राज कांग्रेस पार्टी का रहा है। उन्होंने ये एजुकेशन के माध्यम से और अपने खुद के मार्केटिंग पीआर कैंपेन्स के माध्यम से जनता के सर में ये बात डाल दी कि ये प्रिंसली स्टेट्स गलत थी और इन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया। कांग्रेस पार्टी का टिल्ट हमेशा यूरोपियन पावर्स की तरफ रहा है, तो उन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री को तो काफ़ी हद तक ग्लोरीफाई कर दिया और हम लोगों की हिस्ट्री को बहुत पुअर लाइट में दिखाने की कोशिश करी। अब वो दिखाते 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 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा, 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा, तो वो दिमाग में घुस गई। तो कई जनरेशन उसको पढ़ते पढ़ते जो हुए, जो मतलब बड़े हुए, वो तो हम लोग को देख के तो यही कहते हैं कि तो सामंतवादी है, क्योंकि उनकी सोच ही वो कर दी, उनकी भी गलती नहीं है। तो कई बार एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से हाफ अ सेंचुरी में लोगों को ब्रेन वॉश कर सकती है, उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब हम लोगों पे सामंतवादी कह के हम लोगों पे उंगलियां उठा दी जाती है और खुद ने पूरे सामंतवादी काम करे। अब तक वो पार्टी सामंतवादी है। आप देखो, पहले वर्ल्ड लीडर्स आते थे, मनमोहन जी खड़े रहते थे या जो भी प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी जी से मिलते, अरे वाई द प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, बिना दोनों हाउस का कंसेंट लिए आपने फखरुद्दीन अली साहब से कह दिया एज द प्रेसिडेंट कि आप इमरजेंसी साइन कर दीजिए। दिस इज सामंतवाद, दिस इज सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। उसको नहीं देखती है कांग्रेस पार्टी, और वैसे सबको ब्रेन वॉश कर दिया पूरे 2-3 पीढ़ी को। तो ये तरीका तो गलत है ना, इस तरीके से। मैं राजनीति के मुद्दे पे आने वाला था, लेकिन किसी और रास्ते से। जी, जी। लेकिन अब चूंकि आप वहाँ पे पहुँच ही गए जी, हैं, जी। सो आपके परिवार के जी। अंदर फादर मदर जी। दोनों राजनीति में, जी। कांग्रेस के साथ एसोसिएशन अच्छा रहा जी। एक दौर में। हाँ, हाँ। और पूछिए। आप खुद पायलट, सचिन पायलट से को बहुत उनके प्रशंसक हैं। मैं 2-3 चीज़ें यहीं क्लैरिफाई करूँ, जी आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे। तो कांग्रेस पार्टी से एसोसिएशन की पहले बात करते हैं। मेरे मदर 11th लोकसभा की भरतपुर से निर्वाचित सांसद रहीं और 2006 या 7 में एक बाय इलेक्शन के थ्रू एमएलए भी रहीं, लेकिन दोनों बार बीजेपी से रहीं। उनकी थॉट प्रोसेस और हमेशा से उनकी लॉयल्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही, आरएसएस की तरफ रही। जब वो लोकसभा में पहुंची 96 में, तो राम मंदिर मूवमेंट अपने चरम पे था और उन्होंने स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के साथ काम भी किया। तो उनकी लॉयल्टी, उनकी थॉट प्रोसेस कभी भी वेवर नहीं करी और वो हमेशा बीजेपी के साथ रही और आरएसएस के आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने काम किया और वो ये बात बड़ी प्राउडली कहती भी हैं। तो उनका कोई ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से नहीं रहा। उनका काम देखते हुए उनको आरपीएससी में भेजा गया था। अधीनस्थ सेवा नहीं, मेन आरपीएससी में भी मेन वो मेंबर रहीं। सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की तो वो चेयरमैन रहीं और आरपीएससी की मेंबर रहीं। तो आरपीएससी की मेंबरशिप सबऑर्डिनेट सर्विसेज में बीजेपी सरकार ने उनको भेजा और वहाँ से उनका काम देखते हुए उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। फिर उन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 6 महीने के अंदर उस पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्या प्रेशर्स रहे, क्या गड़बड़ियाँ रहीं, क्या परिस्थितियाँ रहीं, ये आप कभी उनको बुलाइएगा तो वो खुद बताएंगी, मेरा स्पेस नहीं है कहने के लिए। लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी से भी नहीं, आरपीएससी से 6 महीने का रहा जब कांग्रेस राज था राजस्थान में, और कुछ ना कुछ उनकी मजबूरियां रहीं, कहीं ना कहीं उनके हाथ बांधे गए कि उन्होंने 6 महीने में ही वहाँ से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये तो उनकी एसोसिएशन हमेशा बीजेपी और आरएसएस से रहा है। अब रही बात मेरी, मैं बाहर से आया तो मेरी मदर की आदत है कि वो कभी भी कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं करती हैं किसी पर भी। वो कहती हैं आप खुद अपने आप एक्सप्लोर करो, इफ़ इट्स नॉट इलीगल और इफ़ यू आर नॉट हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ एनीबडी, आप उसको एक्सप्लोर करके देखिए। तो उस टाइम पे अच्छा, सचिन पायलट साहब से और स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब से पारिवारिक संबंध थे। मेरी मदर उनको, पायलट साहब को भाई मानती, सचिन पायलट साहब को। तो पायलट साहब से तो बचपन से मुलाकात होती रहती थी और फिर जब मैं आया तो यहाँ पे पायलट साहब डेप्यूटी सीएम थे। तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पायलट साहब का राजस्थान के लिए एक विज़न है।
वेरी कॉर्पोरेट लाइक। अगर उनसे बोला जाए कि इस विजन पे प्रेजेंटेशन बनाओ तो वो बहुत जल्दी बना भी देंगे, और ही हैज़ हिज विजन वेरी वेल लेड आउट, एंड उसकी नीचे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सब चीज़ हैं, और उस विजन का मैं एक फ़ैन हूँ। और पायलट साहब के मेरे ऊपर पर्सनली और हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान भी रहे हैं, तो दैट कैन नेवर बी टेकन अवे। और पायलट साहब के विजन का मैं फ़ैन हूँ, उनकी वे ऑफ वर्किंग का मैं फ़ैन हूँ। हाउएवर, पायलट साहब एक ऐसी पार्टी का सदस्य हैं जिस पार्टी की सोच मेरे हिसाब से एंटी नेशनल है। तो जब वो उस पार्टी का सदस्य हैं जिस पार्टी से मेरा तालमेल नहीं खाता है, तो उनकी ऑफिशियल फंक्शंस पे मुझे उपस्थिति देना कोई सही बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने बैक सीट ली। लेकिन कहते हैं ना, इंसान नाम में मज़हब ढूंढ लेता है, तो पायलट साहब के नाम में मेरे लिए तो एक मज़हब है। और आज भी अगर वो किसी काम से मुझे बुलाएंगे तो मैं बातचीत तो होती रहती है, यू नो, वेदर इट्स फेस्टिवल्स, सोशल ओकेजन्स, ये वो तो होती रहती है। और मैंने पहले भी एक जगह कहा है कि मेरी कोई भी विचारधारा हो, कुछ भी हो, पायलट साहब परिवार का सदस्य हैं। और सचिन पायलट साहब का एक चित्र आपको मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ मिलेगा। और आप ही के कोई एक सीनियर कॉलीग थे, वो आए एक बार और मुझसे बोलते हैं कि आपकी आरएसएस की, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, आप सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी का गुणगान करते हैं, और आपके ऑफिस में सचिन पायलट साहब का चित्र है। तो मैंने कहा, क्या मैं परिवार वालों का चित्र हटा दूँ क्या ऑफिस से? तो चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूँ, किसी भी सोच विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हूँ, पायलट साहब परिवार का सदस्य हैं और वो चित्र वहीं रहेगा। तो आपने कहा कि वो उनके पास में विज़न है और तमाम जी, चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो स्पेस मिला नहीं, ये तो आप वेरी वाकिफ़ अनफॉर्चुनेटली, हैं। बिल्कुल। उन्होंने क्या उन्होंने कुछ गलतियां की, क्या पार्टी ने की, क्या, ये इस पे इस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि फिर आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जब उनको काम करने का मौका नहीं मिला तो उनसे बेहतर मौका तो अशोक गहलोत को मिला, तो नहीं, आप अशोक गहलोत के काम काम को। करने का मौका उनको टॉप चेयर का नहीं मिला, लेकिन डेप्यूटी सीएम के तौर पे तो उनको काम करने का मौका मिला। जितना जित जित अधिकारों को लेकर जितना वो भी वो अधिकारों की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब प्रॉब्लम आप ही उनके रही। साथ एक स्पेस में बैठते हैं, जैसे आप अपने कॉलीग्स, भाई एडिटर तो एक ही हैं, लेकिन आपके जो और कॉलीग्स हैं, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस कॉलीग में किस एरिया में इंटरेस्ट है, क्या इनकी पोटेंशियल है, क्या नहीं है। तो उनके साथ, पायलट साहब के साथ बैठ के और समय निकाल के पता, बहुत इजीली पता चल जाता है कि आदमी में क्या दम है और कितना विजन है राजस्थान के लिए। और बात तो वो करते थे अपने विजन की, भले उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला, भले उनको इम्प्लीमेंट करने की कुर्सी नहीं मिली, भले उनको इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी नहीं मिली, लेकिन बात तो वो करते ही थे और टीम से बात करते थे। तो हम लोगों को तो मालूम है उनका क्या विजन है और क्या चाहते हैं, और उनको कई चीज़ों में मैंने एक्शन में भी देखा है। तो अशोक गहलोत को फिर क्या, किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि वो कार्यकाल भी आपने देखा है और आपके पिता और परिवार से अनफॉर्चुनेटली नज़दीक वो भी रहे। कार्यकाल उनका, गहलोत साहब का, और मैं ये पायलट साहब की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि, और हमारे कई सिचुएशंस में मैं कह सकता हूँ कि वो इंसान ऐसे थे जो पॉलिटिकल बेनिफिट पाने के लिए किसी भी डेप्थ तक गिर सकते थे, और गिरे भी वो कई मैटर्स में। और पुत्र मोह में इतना मग्न थे कि उन्होंने कई चीज़ें ओवरलुक करी जो एक चीफ मिनिस्टर को नहीं ओवरलुक। अब क्या थी क्या नहीं थी, इस बात को करने बैठेंगे तो इंटरव्यू कहीं और चला जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि, और जिन चीज़ों को लेके वो अपने प्रीडिसेसर्स पे या अपने कॉलीग्स पे उंगलियां उठाते थे, वही चीज़ वो खुद कर रहे थे। तो आई हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट फॉर हिम। शायद सामने आ जाएं तो मैं विश भी ना करूं, और मैं कभी मना भी नहीं करता। मैं कभी इंटरव्यू में ऐसी कोई चीज़ नहीं कहता जो, या मैं पर्सनली कोई चीज़ ऐसी नहीं कहता जो मैं कैमरा के सामने मना कर दूं। इफ़ ही वॉक्स इनटू दिस रूम, आई प्रॉब्ली विल नॉट इवन एक्नॉलेज हिम। आई डोंट नीड टू एक्नॉलेज हिम। वो अपने रास्ते में अपने, अब आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हर किसी को राम राम थोड़ी करते हैं। जो आ गया, जो परिचित है उसी से करते हैं। आई वुड नॉट एक्नॉलेज हिम ऑल्सो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हालांकि मैं पसंद उसमें जा रहा हूँ, And लेकिन very, क्या very ये unfortunately, I have had the misfortune of working or at least assisting Vaibhav Gehlot once or twice, and the dim, dull, strange energy that he has, मैंने तो उसी टाइम कान पकड़ लिए कि मैं दोबारा कभी इनके साथ असाइनमेंट शेयर नहीं करूँगा। एब्सोल्युटली नॉट, ये एब्सोल्युटली नॉट। इतना जो कड़वा आपका अनुभव रहा, ये
क्योंकि आपके पिता विश्वेंद्र जी और अशोक जी की जो पॉलिटिक्स चलती थी, और उस वक्त में जब कंट्रोवर्सीज हुई तो उसमें भी ये आरोप लगे कि उनका रोल था, और इस तरह के एब्सोल्युटली उनका रोल था. कैसे? आई कैन नॉट स्पेसिफाई कई चीज़ें बिकॉज द मैटर्स आर आइदर इन कोर्ट, और रात गई बात गई, लेकिन कई चीज़ में उनका रोल था एक कैटलिस्ट के उसमें. और उससे भी ज़्यादा उनके तो मेरे फादर के तो कोलीग्स 20 मंत्री कोलीग्स थे, और किसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. रघु अंकल थे, ऐसे तो बहुत सारे कॉलीग्स थे. डोटासरा साहब भी थे, उनके कॉलीग थे. सुखराम जी बिश्नोई साहब भी उनके कॉलीग थे. ममता भूपेश जी भी, उन किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे. उनकी विचारधारा सबकी अलग है, हमारी अलग है, वो अलग बात है. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था. और कई कॉलीग्स उनके ऐसे भी थे जो गहलोत साहब की साइड थे, पायलट साहब की साइड नहीं थे. जानते थे मैं पायलट साहब का साइड में हूँ, फिर भी बड़े अच्छे थे. तो ऐसी बात तो नहीं. 20 कॉलीग्स थे उनके. जोशी जी थे हमारे, सीपी जोशी. हाँ बिल्कुल. तो ऐसा कुछ बात नहीं है ऐसा. बट ऐसे थोड़ी है कि उनको मेरे फादर के कॉलीग से तो मुझे उनसे प्रॉब्लम, किसी से नहीं है प्रॉब्लम. रघु शर्मा जी के बेटे आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. आपने कहा कि जो आपके फादर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर है, और आपकी जो निजता है उसका हम सम्मान भी करते हैं. लेकिन दो सवाल मेरे बनते हैं. एक तो ये कि आपने कहा कि आपकी मदर हैं वो कुछ टाइम के लिए कांग्रेस में रही, कुछ नहीं कांग्रेस में नहीं रही, कांग्रेस के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया उस सरकार के अंदर, वो कहीं ना किसी न किसी भूमिका में रही. हाँ. ठीक है. अब वो प्रेशर में रही या टेक्निकली तो आरपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन फिर भी उस सिस्टम में रही. जी सिस्टम में रही. जी सिस्टम में रही. वो आरपीएससी मेंबर भी थी. चलो लेट्स पुट इट दिस वे, मार्गरेट एल्वा जी राज्यपाल थी, तो राज्यपाल के अंदर में रही, वो कांग्रेस विचारधारा की राज्यपाल थी. चलिए इस तरीके से करते हैं. जी. और आपके पिता हैं, उनकी राजनीति है वो भी बदलती रही है सरकारों के साथ में. एक बाहर से जब हम देखते हैं, इनसाइड तो आपको पता होंगी चीज़ें, लेकिन एक परसेप्शन, एक धारणा ये बनी कि भरतपुर राज परिवार है वो चढ़ते सूरज के साथ में चलता है, खासतौर से राजनीति में. इसको लेकर आप क्या? इसमें एक तो आपके क्वेश्चन में कई सारे आंसर खुद ही है, लेकिन मैं और उसको स्पेसिफाई करूं फिर इसके बाद इस टॉपिक से चलेंगे. भरतपुर राज परिवार की 13 पीढ़ी तक तो कभी भी चढ़ते सूरज को ऐसे सलाम नहीं किया, और अगर नहीं किया इसीलिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने नुकसान भी हम लोगों ने मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं मैं एग्जैक्टली बिगनिंग से ही बता देता हूँ. तो अगर झुकना होता तो मुगलों के सामने भी झुक जाते, झुकना होता तो फॉरेन इन्वेडर्स आए उनके सामने भी हम लोग झुक सकते थे, लेकिन झुके नहीं कभी भी. मेरे फादर ने क्यों इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखी कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जनता दल, कभी वसुंधरा जी, कभी गहलोत साहब, कभी पायलट साहब, जो कुछ भी रहा, ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछिए, बिकॉज आई डोंट नो क्या चलता है. मेरी मदर ने ज़रूर एक ही स्ट्रैटेजी अपनी रखी, और अगर उनको दूसरी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तो तुरंत 6 महीने में वहाँ से सलाम कह के वापस भी आ गई, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहे होंगे, वो भी वो खुद बताएंगे आपको क्या रहे. लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है या माँ का सवाल है, हम लोगों ने तो कभी चढ़ते सूरज को किया नहीं सलाम, ऐसी बात तो नहीं है. नहीं तो बातें सामने आ जाती. और मेरे फादर ने क्यों चूज़ किया बार बार दल बदलने का कार्य, ये तो आप बुलाइए, आप ज़रूर, वो आई एम श्योर ही गिव यू एन आपके आंसर. एक्चुअल मतलब फिर मैं आप चाहे तो इसका जवाब नहीं, वो टाल बताइए. ना कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका जो मतभेद है या जो स्थितियां हैं पिता के साथ में, ये राजनीतिक विचारधारा है नॉट एट या ऑल. पारिवारिक संपत्ति का मामला? पारिवारिक मैटर है, संपत्ति भी नहीं कहेंगे, पारिवारिक मैटर है. और पॉलिटिकल विचारधारा से कोई भी वो नहीं है. लोगों ने बड़ा इसको सिवाय गहलोत साहब देखते हैं इसको उस तरीके से. हाँ, बाकी exactly, और कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा की वजह से कोई इसको इस तरीके से कोई पॉलिटिकल विचारधारा का प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी बात नहीं है. ये तो ऑफिशियल बात है. कल के दिन आप और आपका बेटा अलग ऑफिस में काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है. तो बिल्कुल भी नहीं, पारिवारिक मैटर. और ऐसा लगा चाहे किसकी ओर से भी हो, लेकिन पैचअप की बहुत कोशिशें हुई. एक डिनर टेबल पे आपका एक फ़ोटो 2020 का वायरल हुआ, शायद मानेसर का था, आपकी माता, आपके पिता, आप भी बैठे हुए नहीं, वो फ़ोटो पुराना था, ओबरॉय गुड़गांव का था वो फ़ोटो. और वो पायलट साहब के जब ये लोग सब दिल्ली में थे, गहलोत साहब की गवर्नमेंट के बारे में शिकायतें करने के लिए, उस टाइम की बात है. और उस टाइम पे प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, तो एक नॉर्मल डिनर था, तो फ़ोटो डाली थी
और कोई एजेंसी ने डाली थी शायद, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स वर नॉट सो मच। मैं जानता हूँ आप किस फ़ोटो की बात कर रहे हैं, उस फोटो पे भी बहुत बवाल हुआ था। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं एक लाइटर नोट पे चीज़ बताऊँ, उस पर ही वॉज इन द कांग्रेस और उस दिन हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, अरे अरे ये तो इटालियन खाना खा रहे हैं, वो खा रहे, तो उस तरीके का बहुत बवाल हुआ। तो मुझे याद है वो अच्छे से, लेकिन वो उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, मुझे याद है। सो 2021 में आपने कहा जान से मारने की, हत्या की धमकी आपके फादर की तरफ से भी लगे। सो अभी आपने बताया कोर्ट के अंदर है, लेकिन अभी किस तरह के रिलेशंस हैं, क्या आप? देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, उसमें तो नहीं कोई छुपाने की कैमरे के सामने बात नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और दैट्स इट। और कोर्ट में मैटर है, तो जब कोर्ट में मैटर है तो ज़्यादा अपन लोग कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज वी आर ऑल्सो बाउंड बाय द बेंच टू मेंटेन प्राइवेसी। नहीं, आपकी जो निष्ठा है उसका सम्मान करते हुए हम आगे नहीं, बढ़ते हैं। मैं तो और कि बता इसमें- देता आपको, जी। लेकिन आई एम नॉट लीगली अलाउड I टू can स्पीक, understand. अदरवाइज We आई एम can वेरी understand. ओपन ऑन दीस We can थिंग्स। understand. आपने एक तरह से राजस्थान की जातीय राजनीति इतनी पेचीदा है और आपने एक तरह से बर के छत्ते में हाथ डाल दिया और कहा कि जो भरतपुर राजवंश है उसका जुड़ाव राजपूतों से है, जादौन राजपूतों से है, और उसको लेकर सोशल मीडिया पे कितनी ट्रोलिंग हुई है ये मुझे आपको बताने की जरूरत हाँ नहीं। हाँ, और सपोर्ट भी आया है, जी, देखिए तब support एक भी साइड से उसका सपोर्ट भी बहुत आया। ये Support। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और इस पर इस तरीके की चीज़ पे बात करने में विस्तार में थोड़ा मज़ा भी आता है। देखिए, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ, ये बात स्टार्ट हुई, कोई नई बात नहीं है ये। एक हिस्टोरियन है, वो महाराजा सूरजमल जी का आज से 2.5 साल पहले 26 दिसंबर को बलिदान दिवस होता है। राजवीर जी चलकोई की हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्विटर स्पेस पे एक पॉडकास्ट या एक डिस्कशन किया उस दिन। उस दिन माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर भी मौजूद थे, सतीश पूनिया जी भी मौजूद थे उस ट्विटर स्पेस में, मैं भी था और कई हिस्टोरियंस और कई लोग थे। जब उसमें मेरी बारी आई बात करने की, तो मैंने महाराज सूरजमल की अनेक उपलब्धियां गिनवाई, बहुत सारी उपलब्धियां उनकी मैंने गिनवाई। और मैंने ये भी कहा, और उस टाइम पे बीजेपी के लोग मौजूद थे, तो मेरे को तो वो लगा कि शायद उस बात पे ऑब्जेक्शन ना हो। मैंने कहा कि आज हम लोग सब चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, महाराज सूरजमल ने तो 18वीं सदी में ही कह दिया था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो किसी ने नोटिस नहीं करी। उसके बाद 10 सेकंड का एक और क्लिप था जिसमें मैंने कहा कि ये जो राजस्थान में सारा ये जाट राजपूत विवाद चलता रहता है, इसमें तो हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम लोग का खुद का निकास करौली राज परिवार से है जो जादौन राजपूत हैं। और ये बात एक फैक्ट है, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। और मैं अपनी फैमिली के बारे में कह रहा हूँ, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक सेकंड में इसका पूरा कंप्लीट करूँ। और वहाँ से जादौन राजपूत करौली राज परिवार से निकलने के बाद कुछ आर्मी और मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से हम लोग जाट बने और फिर भरतपुर जैसी बड़ी रियासत बनी, उस बात से भी कोई नहीं पीछे हट रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ? और मैं अपने परिवार के बारे में कह रहा हूँ, आप अपने परिवार के बारे में मुझे कोई चीज़ बताएंगे तो मुझे मान लेनी चाहिए। मैं कौन होता हूँ आपको ऑब्जेक्ट करूँ कि नहीं आप यहाँ से नहीं, आप वहाँ से आए थे? तो ये तो फालतू का हा हुल्लड़ है, और जितना ये लोग उसको करेंगे उतने ही मैं तथ्य पे तथ्य निकालता जाऊँगा। सो इतने हिस्टोरियंस ने कह दिया कि ये फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा है। इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट दे हैव कम फ्रॉम द रॉयल हाउस ऑफ करौली, दैट दे वर ओरिजिनली जादौन राजपूत्स। तो बार बार उसको ये लोग लिंगर ऑन करते हैं, सिर्फ कुछ काम नहीं और करने के लिए, इसलिए उसी बात को लेके रोज़ रोज़ बैठ जाओ। अभी भी एक पॉडकास्ट लास्ट वीक रिलीज़ हुआ, उसमें 1.5 घंटे की बातें हुई, उसमें से भी यही वाली बात पे ज़्यादा फोकस है सोशल मीडिया पे। तो कर लो आप लोग फोकस, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि परिवार आपके, जाहिर तौर पे आपके परिवार के बारे में, विरासत के बारे में आप ही बताएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि ये राजस्थान के अंदर जाट कम्युनिटी के मन में एक प्राइड है कि हमारा भी एक राजवंश है। आपने है राजवंश वो, लेकिन वो उसको डाइल्यूट किया जादौन, और ये मैंने डाइल्यूट नहीं किया, मैंने स्टेट, फिर कह रहा हूँ, मैंने स्टेट किया कि वो हमारा जो परिवार है वो करौली के राज परिवार से निकला है। हम लोग भी ओरिजिनली जादव राजपूत थे, हमारी कुल देवी भी आज भी कैला देवी जी हैं करौली की, नो डाउट अबाउट इट। फिर कुछ मैट्रिमोनियल आर्मी अलायंसेस की वजह से हम लोग जाट्स में कन्वर्ट हुए और फिर भरतपुर जैसी एक बड़ी जाट रियासत बनी। अब उसमें जो जहाँ से ओरिजिनली आया है
उसको छुपाने से या डाइल्यूट करने से या गलत बताने से क्या फ़ायदा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट्स अ हिस्टोरिकल डिबेट, ख़त्म करो। अब जाओ उनको लिखना है, लिख के चले जाओ, लिखते चले जाओ। आई थिंक इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इन वेस्टर्न राजस्थान स्पेशली, बिकॉज ऑल द रॉयल फैमिलीज वर राजपूत, दैट इन लोगों को ना इट इज़ द ऑपरेसर्स रिएक्शन, ऑपरेस्ड का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन है ये। एंड बहुत ही वाहियात किस्म का रिएक्शन है विच इज़ नॉट नीडेड इन टुडेज डे एंड एज। और ये उनकी पेडिग्री और उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी थॉट प्रोसेस को दर्शाता है, ना कि किसी और की। सिंपल बात है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उन्होंने बहुत ही एक मधुर भाषा का प्रयोग करते हुए उसको सपोर्ट किया, लेकिन जिन्होंने उसको अपोज किया है वो एक बिल्कुल सड़क छाप सस्ती वाणी का प्रयोग किया है, और उससे उनकी सोशल स्टेटस और उनकी मेंटल स्टेटस को दर्शाता है, ना कि कुछ और। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू गिव इट मच डिस्कशन ऑन इट। सो मैं सीधा सवाल आपसे जी। पूछता हूँ, मुझे नहीं पता आप कास्ट सिस्टम में कितना किस रूप में बिलीव करते हैं, बट आप अपने आप को क्या जाट कहते हैं या राजपूत कहते हैं? मैं अपने आप को एक ह्यूमन कहता हूँ। उसमें क्या, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। देखिए पॉलिटिक्स से आप तो नहीं, पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ ना, इसलिए देखो ये भी मैं आप तो आना चाहते हैं? मैं आना Politics में आना चाहते हैं? नहीं, आना नहीं चाहते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आप आज के मुद्दों पे उठाइए। अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे तो कुछ बात हो रही थी कि कहीं पर रोड्स ठीक नहीं है, या पिछली सरकार में ऐसा हुआ तो या इस बार ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों ने तो ये नहीं कहा कि साहब ये मंत्री जी ब्राह्मण है इसलिए ऐसा हो रहा है, और ये राजपूत हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये जाट हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पॉलिटिक्स में ये चीज़ें कहाँ से जाती हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप पॉलिटिक्स करिए, प्रेजेंट इशूज़ पे करिए। आप उनके जो कैंडिडेट्स आपके सामने, आप उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, उनका विजन देखिए। अगर मैं जाट अपने आप को नहीं मानता आज की तारीख में, तो मैं महाराज सूरजमल की मूर्ति, जो सबसे बड़ी गलती रही मेरी लाइफ में, जो आज की तारीख में जो वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स इन माई लाइफ हैज़ बीन टू पुट दैट मूर्ति ऑफ महाराज सूरजमल जी इन नदबई, और अटेम्प्ट टू पुट इट, बिकॉज द कम्युनिटी इज सो अनग्रेटफुल फॉर वॉट आई डिड। जब उस टाइम कोई जा नहीं रहा था तो मुझे उस एक रात पहले सोना मुश्किल कर दिया। मेरा फ़ोन पे इतने नॉन स्टॉप कॉल्स आए। जब मूर्ति लग गई तो और लोगों को उसका क्रेडिट चाहिए, सिंपली बिकॉज आई हैव स्टेटेड दैट हम लोग का ओरिजिन जादव करौली परिवार से हुआ है, और वो भी हुआ है, वो तो मैं मना नहीं करूँगा। चाहे मुझे क्रेडिट दीजिए मूर्ति के लिए, चाहे आप मत दीजिए, मुझे नहीं मतलब है। लेकिन मैं क्रेडिट लेने के लिए और सस्ती राजनीति करने के लिए तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। अब हनुमान बेनीवाल जी कमेंट कर रहे हैं कि महाराज सूरजमल के अलावा किसने वो करी, यहाँ पर क्या युद्ध हुए क्या नहीं हुए। ये कोई बात है कहने की? सस्ती राजनीति है, सिंपली टू टेक वोट्स ऑफ वन पर्टिकुलर कास्ट। आप क्या महाराणा प्रताप को भूल जाएंगे? क्या आप राव जोधा को भूल जाएंगे? क्या आप इतने सारे राजपूत वॉरियर्स को भूल जाएंगे राजस्थान की बात करते समय? नहीं, वो ये कहते हैं कि राजपूत राजाओं ने समझौते भी किए हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं पर्टिकुलर वो जो भाई जिक्र हम करते लोगों ने हैं। और आप लोगों की आइडेंटिटी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों की आइडेंटिटी ये रही है भरतपुर की, देखिए दिल्ली से दरवाज़ा उखाड़ के ले आए, झुके नहीं। तो वहाँ आप उस परिवार का एक वंशज ये बात करता है तो फिर ये लोगों में किसने क्या अग्रीमेंट्स करे, क्या डिसअग्रीमेंट्स करे, क्या समझौते करे, वो हर कई लोग 700 पीढ़ी से रूल कर रहे हैं, 200 पीढ़ी से रूल कर रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ रही हमको क्या मालूम उसकी? तो फिर वही पुरानी बातों में फंसने से क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने भी कम लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी, तो किसी को ऐसे डिग्रेड करना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए भी गलत बात है। भाई पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती। आप नागौर में क्या आज की तारीख में डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं हैं? क्या और प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो बार बार ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेके आ जाते हैं सब लोग? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। नहीं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बात होती है इनफॉर्मली, ऑब्वियसली कैमरे पे तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन कहते हैं कि डेवलपमेंट के इश्यूज पे आप सबको कन्विंस और उनको सहमत नहीं कर पाएंगे, तो फिर पोलराइजेशन कर दीजिए। पोलराइजेशन है उसमें वोट जल्दी वो मिलता गलत है, फिर दैट इज रॉन्ग। आप कैसे आप राजनीति करना चाहते हैं? अनिरुद्ध जी राजनीति में आना चाहते हैं? नॉट एज ऑफ नाउ, बट मतलब आई डोंट नो, टाइम समय बताएगा कि कैसा क्या होता है। लेकिन मैं अगर मैं किसी भी पोजीशन में बैठूंगा मैं पोलराइज नहीं करूँगा। किसी भी, चाहे मैं पॉलिटिकल पोजीशन में हो, चाहे मैं गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में हो, चाहे मैं किसी भी पोजीशन में हो, मैं पोलराइज नहीं करूँगा।
आपकी मेरिट्स पे, आपकी डीमेरिट्स पे, आपकी स्किल्स पे, आपकी एजुकेशन पे ज़रूर मैं टिप्पणी करके डिफरेंट सेगमेंट्स में कर सकता हूँ लोगों को, आपके बैकग्राउंड को, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए, आपकी डेवलपमेंट को देखते हुए, लेकिन मैं पोलराइजेशन नहीं करूँ। अब आप ये देखिए, यही लीडर्स जो आज हू-हा कर रहे हैं कि ये सब होना चाहिए, दिया भाई साहब, दिया कुमारी जी आज डेप्यूटी सीएम हैं, वो 5 साल राजसमंद से सांसद रहीं, मेवाड़ है राजसमंद, वो जयपुर राजघराने से हैं। जब वो वहाँ गई तो इतना हल्ला हुआ कि इन्होंने तो, इनकी फैमिली ने तो मेवाड़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। आज की तारीख में राजसमंद में अगर किसी एमपी ने एक्चुअल में डेवलपमेंट किया है तो दिया कुमारी जी ने ही किया है। और आज उसी राजसमंद में जो उन्होंने फाउंडेशन अपना डाला, उसी फाउंडेशन को देखते हुए पावर्स हायर अप हैव मेड हर द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अब तो उन्होंने कोई कुछ नहीं की, अब सब चुप हो गए उनका काम देख के। तो आप लोगों का काम देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या समझौते हुए। अरे अब थोड़ी 300 साल पहले, 400 साल पहले हो गए, उनकी कब्रों से जाके थोड़ी पूछेंगे हम लोग कि आप लोगों ने क्यों करे, क्या मजबूरियाँ रहीं, क्या परिस्थितियाँ रहीं। लेकिन आज काम देखिए ना, आज हमारी जो डिप्यूटी सीएम साहब हैं, उन्होंने जितना काम मेवाड़ के अंदर किया, आई डोंट थिंक किसी लीडर ने इतना काम वहाँ पे किया। वहाँ से कई बड़े बड़े मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन आज राजसमंद आप जाइए और पूरा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा राजसमंद कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, ब्यावर से स्टार्ट होती है और कुंभलगढ़ तक जाती है, और आप उनका डेवलपमेंट वहाँ देख सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि लोग ये ऐसे कह रहे हैं तो मैं और पोलराइज करूं, कुछ नहीं। शी टुक एवरीबॉडी टुगेदर। और अगर सबको साथ लेके ही कैंपेन ही नहीं शुरू करती तो क्या 5.5 लाख से वो कैसे उनका हुआ आया? उनकी जो विक्ट्री थी 5.5 लाख हाईएस्ट था उस टाइम पर उनका मार्जिन। तो ये तो चीज़ें लोग बाग जो ओछी राजनीति करते हैं वो कहते रहते हैं। फ्लोर को ओपन करें इससे पहले वेरी नाइस यंगर टैलेंट। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपकी मदर की पॉलिटिक्स को आप आगे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी? देखिए वो बीजेपी के मेंबर हैं, अभी भी उनकी मीटिंग्स अटेंड करती हैं। उन्होंने बीच में बैक सीट ली थी प्राइमरीली मेरी वजह से कि बच्चे को टाइम ज़्यादा दें। अब वो काफ़ी फ्री हैं। आपने ऐसा सवाल पूछे जो मैं उनसे जाके आज पूछता ही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हमने बात नहीं करी इस पे। बट येस, आई थिंक शी विल लाइक टू कम बैक इनटू एक्टिव रोल कभी ना कभी। वो पार्टी बताएगी, उनकी लीडरशिप बताएगी। देखिए, जिन्होंने एज अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ काम किया हो, जिन्होंने अशोक सिंघल जी के साथ काम किया हो, जिन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ काम किया हो, स्वामी रताम्बरा थी उस टाइम पे, सब लोग थे लोग, तो उमा भारती जी थी, तो उनको क्या रोल देंगे वो सीनियर लीडरशिप ही डिसाइड करेगी। और मैं उनसे लेकिन पूछूंगा ज़रूर। वेरी गुड क्वेश्चन, आज मैं उनसे पूछता हूँ जाके, तुरंत ही पूछता हूँ जाके, शाम तक जवाब भी दूंगा, आपको फ़ोन करके बताऊंगा जरूर क्या आप कह रही है, बताइएगा, क्या कह रही है। न्यूज़ में हम चलाएंगे कि दिव्या जी क्या चाह रही है, बिल्कुल और आपको कोट करते हुए। जी जी। चलिए फ्लोर ओपन करते हैं। हाय अनुरुद्ध, माई सेल्फ सौरभ दुबे। थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया इंटरव्यू हाँ, का, तो बिल्कुल थोड़ा लाइट, आई नो इट्स गॉन वेरी आई जस्ट वांट टू सीरियस। लाइट जी अप द बिल्कुल। डेकोरम। तो एज यू ऑलरेडी सेड कि आपकी मदर ने आपका जो लाइफस्टाइल है नॉर्मलाइज किया है काफ़ी ज़्यादा, तो डीप डाउन एक्चुअल अनिरुद्ध क्या सोचते हैं कि वो राजशाही वाला ज़माना बेहतर था, जब मैं एक फरमान देता और पूरा एक जनसंख्या मौजूद होती, मेरे सामने जनता आ जाती थी? नहीं, मैं इस बारे में हमारे साथ वाले कई लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते होंगे ऐसी बात। मैं एक्चुअली थोड़ा सा इसमें ऑपोजिट हूँ। आई लाइक टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, एज लेस इन्वॉल्व। मतलब नहीं, आई एम नॉट द टाइप, नहीं, आई प्रेफर अ सिंपल। आज भी मैं आया तो सिंपल एक ड्राइवर के साथ ही आया यहाँ पे, कोई पैराफेनेलिया लेके नहीं आया। सो नो, आई लाइक टू बी वेरी सिंपल। जहाँ लाइन में लगना है वहाँ लाइन में लगना है, जहाँ जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, ऐसे आई लाइक टू, आई एम अ बिट ऑफ अ स्टिकलर फॉर रूल्स एंड पॉलिसीज। तो बताइए जी। हेलो एवरीवन। सो सर, आप मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ बड़े हुए हैं, मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ पढ़े लिखे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कल्चर से जुड़े हुए हैं। सो हाउ कम, कैसे उन चीज़ों के साथ डील किया है आपने? नहीं, देखिए, रूट्स से अटैच्ड होना और खूब स्ट्रांगली अटैच्ड होना तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको देखते हुए फिर आपको आगे उनको कैसे, उस पे आप कैसे आगे का अपना डेवलपमेंट करें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आगे जो विरासत मिली है, जो महल मिले हैं, कोठियाँ मिली हैं, ज़मीनें मिली हैं, उन पे आगे कैसे कैश ऑन कर सकते हैं वो सोचना कब, और आप आगे की पीढ़ी के लिए आप और क्या बेटर कर सकते हैं। अब जैसे मैं तो बार बार जोधपुर का एग्जांपल देता हूँ, महाराजा गज सिंह जी हैं, उन्होंने जोधपुर के लिए कितना किया। मेहरानगढ़ फोर्ट आज की तारीख में
एक केस स्टडी है अपने आप में, जो ठीक है मे बी 400 ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन, बट आज की तारीख में जो एक केस स्टडी है वो है कई जगहों पे ऐसा हुआ, जयपुर में आपको देखने को मिलता है, दिया कुमारी जी ने कितना सब किया। तो अगर आप अपने रूट से अटैच्ड हैं तो आई थिंक इट इज़ अ डबल opportunity for you to take them further and to the next level, to leave them in a better place for the next generation. जी गुड इवनिंग, मेरा नाम कैलाश है। अभी तक पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो चुके जो माइंड में फ्रेम थे वो सारे क्लियर हो गए कि अब, और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो गए। तो मेरा सबसे अलग हट गया, राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर हाँ बिल्कुल होना बड़ा चाहिए। है। तो जैसे यूके इंग्लिश अलग है, यूएस इंग्लिश भी है, तो वैसे ही राजस्थानी भाषा को लेकर, मान्यता को लेकर आपके क्या नहीं, विचार? बिल्कुल राजस्थानी भाषा को 100% मान्यता मिलनी चाहिए। इसका शब्दकोश बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही प्राचीन भाषा है और एक आइडेंटिटी है जो पूरे राजस्थान को जोड़ के रखती है। और मेरे हिसाब से तो राजस्थानी भाषा को 100% मान्यता मिलनी चाहिए। और मैं रविंदर सिंह जी भाटी का इस बारे में बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य है कि वो जहाँ जाते हैं, कि जिस भी फोरम में होते हैं, वो अपनी राजस्थानी भाषा में बात करते हैं और बिल्कुल इसको मान्यता मिलनी चाहिए 1000%। राजवीर सिंह चालकोई ने इसके लिए एक फंड भी बना रखा कि जो छात्र राजस्थानी भाषा में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसकी फीस वगैरह वो भरने के लिए, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं बहुत ही राजस्थानी अच्छा भाषा को काम कर लेकर। रहे हैं। और आई थिंक जितने लोग इस भाषा को सपोर्ट, इस मुहिम को सपोर्ट कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज ये एक हमारी आइडेंटिटी भी है। और भाषा में क्या होता है, कई वर्ड्स ऐसे आते हैं जो किसी हिस्टोरिकल तथ्य से या किसी पुरानी प्रैक्टिस से जुड़े होते हैं, तो आपको फिर समझ में भी आता है। उनके जो मुहावरे होते हैं उसमें से पुरानी क्या ट्रेडिशंस थे जिसकी वजह से ये मुहावरे बने और ये सब चीज़ें बनी, तो एक कल्चर की भी वाइडर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मान्यता, इस भाषा को तो 100% मान्यता दे देनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, इसमें मैं इंटरव्यू करना चाहूँ। आप जहाँ से हैं भरतपुर, वो तो वहाँ के लोग तो ब्रज से अपना ज़्यादा जुड़ाव करते हैं और सबसे ज़्यादा अगर राजस्थानी का को लेकर विरोध की बात होती है कि इसको मान्यता, तो वागड़ अंचल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ट्राइबल बेल्ट है और ब्रज भूमि से होती है जो भरतपुर का उसके अंदर हिस्सा। आप मतलब बिल्कुल नहीं, मैं अलग इसलिए लाइए मैं इसलिए उसको अलग अपने आप को अलग मानता हूँ उससे, बिकॉज हमको ये देखना चाहिए मेजॉरिटी क्या बोलती। हम लोग राजस्थान में रहते हैं, वी आर प्राउडली स्टेट दैट वी आर राजस्थान, फ्रॉम राजस्थान। और वहाँ पर जो भाषा मेजॉरिटी है उसको एक रिकग्निशन देने का मतलब ये थोड़ी है कि और जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं वो मर जाएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज़ दैट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, तो उसको रिकग्नाइज करने में क्या दिक्कत है। और उसमें इतने सारे पुराने ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं, जो सब कुछ हैं, उनको तो हम लोग रेफ़र कर लेते हैं। इशू सर ये है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता उसको सामाजिक रूप से या ऐतिहासिक धरोहर की लिहाज से मान लें वो ठीक है, लेकिन जब भाषा को मान्यता मिलती है वो रोजगार से भी मुद्दा जोड़ता है। क्या आपके ब्रज के लोग हैं वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं अपनी बोलचाल में? नहीं, बट हम लोग ये थोड़ी करें कि फिर हिंदी बोलना बंद कर देंगे एक बार राजस्थानी भाषा को हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। तो दो ऑप्शन, क्योंकि मान्यता मिलने के बाद सर आरपीएससी और सबके जो एग्जाम में राजस्थानी एक ऑप्शन आ जाएगा ना, option लेकिन आ अगर जाएगा। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसी एग्जाम को इंग्लिश में या हिंदी में नहीं दे सकते हैं, तो एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। भाई जो आदमी मेजॉरिटी ऑफ द लोग एक भाषा बोलते हैं और क्या पता कि उनको हिंदी बोली शायद नहीं आती हो इतनी शुद्ध प्रकार से, तो उनको फिर डिसएडवांटेज क्यों मिले। हम ये तो नहीं मना कर रहे हैं कि हम हिंदी का एग्ज़ाम बंद कर देंगे या इंग्लिश का एग्ज़ाम बंद कर देंगे, वो भी चालू होंगे। भाई आजकल आप यूपीएससी में भी तो कई भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं ना, तो राजस्थान में भी आप कई भाषाओं में एग्ज़ाम दे लीजिए। आप मारवाड़ी में आप राजस्थानी भाषा में कंफर्टेबल हैं, आप उसमें दीजिए। ये हिंदी में कंफर्टेबल है, ये हिंदी में देंगे। ये इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में देंगे। तो अलग अलग उससे हो सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि किसी के एक होने से हम किसी को हटा रहे हैं। अगर आप कहोगे राजस्थानी भाषा को लगा के और हिंदी को बिल्कुल हटा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज कई लोग नहीं बोल पाएंगे फिर। लेकिन जो एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाए किसी को और वो भी इतना बड़ी मेजॉरिटी को, तो क्या दिक्कत है। सर नमस्कार, चंद्र प्रकाश। मेरा कोई ऐसे कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपकी जैसे कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई किस्सा जो आज भी आपके जहन में यादों को ताज़ा कर देता है? मतलब वहाँ का कोई किस्सा स्पेशल? नहीं, ऐसे कोई यादें देखिए, इसमें भी मैं आपको कंट्रोवर्सी की चीज़ें बताता हूँ जो कई बारी हमारी खुद की कम्युनिटी जो वैसे महाराज सूरजमल की पूजा करने का दिखावा करती है और वैसे उन्हीं के वंशज को पकड़ने की कोशिश करती। हम लोग लंदन में, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बट आई वांट टू गिव वन मोर थिंग, ये आ गया। हम लोग लंदन में थे,
तो हॉस्टल में हर नेशनैलिटी के लोग थे। तो मेरे बगल में एक फ्रेंड थे जो अभी भी ट्विटर पे आप देखें कभी मेरी बात हो जाती है, बहरोज़ राजा करके। बहरोज़ पाकिस्तान से थे। तो मैं उनके कमरे में गया तो पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था, कुछ नहीं, वो हर किसी कमरे। तो मैं बैठा और किसी ने फ़ोटोग्राफ क्लिक कर दी और हम लोगों ने वो सोशल मीडिया पे शेयर करी, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं राजस्थान में थोड़ा सा पॉलिटिक्स में सक्रिय हुआ तो हमारी खुद की कम्युनिटी जो महाराज सूरजमल की पूजा करने का दिखावा करती है, उस कम्युनिटी को जब मेरे आने से इनसिक्योरिटी हुई तो वो पाकिस्तान वाला फ़ोटोग्राफ ला कह दिया कि अरे साहब इनके तो फ्रेंड्स अक्रॉस द बॉर्डर हैं। तो अगर कोई था पाकिस्तानी तो कुछ गोली थोड़ी मार देंगे। बगल वाले रूम में रहता था, बैठने गया तो एक तो ये बात थी जो आप कह रहे हो ना कि कई इंसिडेंट्स ऐसे रहे हों, लेकिन एज़ फार एज पर्सनल लाइफ इज़ कंसर्न तो ऐसा नहीं है। जो होता है मैं ट्वीट अब फिर एक और इस बड़ी वेरी गुड क्वेश्चन रणथंबोर का था फ्रेंड्स ग्रुप में, हम लोग सब गए, बॉयज़ भी थे गर्ल्स भी थी, और एक फ़ोटो मैंने अपलोड किया। अब उस फ़ोटो में एक फ्रेंड हैं, वो अपने जॉब की वजह से या किसी चीज़ की वजह से सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, तो उनके फेस के सामने मैंने स्माइली बना दिया बिकॉज शी डिडंट वांट टू कम ऑन इट। उस बात को लेके कौन है, एक की तरफ स्माइली क्यों बनाया, अरे उसको क्रॉप करके लोग जूम करके कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है क्या, अरे ये तो इंडियन लगती है, अरे इतना कुछ नहीं है। तो कुछ होता तो मैं ज़रूर डाल देता। सी वी हैव ऑल लिव्ड अब्रॉड, तो वी हैव ऑल हैड सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन अगर कुछ ऐसा सीरियस या कुछ होता तो मैं ज़रूर ट्विटर या सोशल मीडिया पर मैं छुपाता नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाता, मैं डाल देता 100%। अच्छा, एक और बात है मेरे दिमाग में अभी आई जस्ट कि जैसे अपने यहाँ पे स्कूल में क्या होता है, कोई ना कोई निकनेम होता है अपने दोस्तों में, मतलब दोस्तों का नाम एक अलग होता है, ठीक है। स्कूल में ऐसा कोई आपका भी नाम था? बहुत सारे नाम थे, कुछ कैमरा के सामने ले नहीं सकते हैं बहुत सारे नाम थे तो कैमरा के सामने ले नहीं सकते हैं, कैमरा के सामने नहीं ले सकते, बहुत सारे नाम थे। और हर तरीके का जो एटमॉस्फेयर एक किसी भी बॉयज़ हॉस्टल में होता है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, वही एटमॉस्फेयर में मैं भी रहा हूँ। तो सारे जो कारनामे आप लोग देख सकते हो वो सब हम कर चुके हैं। ऐसा कोई यहाँ बैठ के मैं कहूँ मैं दूध का दलाऊँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किताब पढ़ के 9 बजे सो जाता था, तो कोई ऐसा सीधा नहीं है। और सब चीज़ हर तरीके का, स्पीडिंग टिकट है, गाड़ी फास्ट चलाने को, वो तो अभी तक भी है, एक अभी आया है कुछ दिन पहले स्पीडिंग टिकट, तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। लेट वापस आने के लेटर्स हैं घर पे जो गए हैं कि ये लोग बॉयज़ बाहर जाते हैं रात को लेट वापस आते हैं, तो सब चीज़ बहुत नॉर्मल रही है। कई बार किचन में 3-3 दिन पुराने बर्तन भी पड़े रहते थे, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई एकदम परफेक्ट थे, सो कोई भी नहीं थे परफेक्ट। हेलो अनिरुद्ध, मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने मूवी देखी होगी नायक, आपको सवाल पूछो। ठीक है ठीक है, उसमें जो रोल अनिल कपूर ने सिंगल डे किया था एज ए सीएम बनने का, क्योंकि आपने स्टडी बाहर से की है, आपके ख्यालात थोड़े मॉडर्न्स हैं, अगर आपको स्टेट दिया जाए राजस्थान को डेवलप करने के लिए, सिंगल डे सीएम अगर बना के दिया जाए तो डेवलपमेंट क्या होंगे राजस्थान के लिए? राजस्थान इतना डाइवर्स है कि एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में राजस्थान को आप आगे बढ़ा सकते हो, इंडस्ट्री में, हैंडलूम में, टूरिज़म में, एजुकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप बहुत सारी चीज़ों में राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक दिन में तो काम नहीं होगा। दो आई फील दैट राजस्थान के टूरिज़म सेक्टर को और डेवलप और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं सरकार की तरफ से, जो अभी इतनी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, एजुकेशन की आपने बात की स्टार्टिंग में, तो बाहर के एजुकेशन में प्लस नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आ रही है, तो बाहर की एजुकेशन पॉलिसी जो आप पढ़कर आए हैं, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ रही है उसमें कितना डिफ्रेंसिएशन आपको? नहीं, उसमें तो ऑटोमेटिक नई एजुकेशन पॉलिसी में एक तो बहुत अच्छी बात है कि ये मुगल पीरियड को डिक्रीज़ किया जा रहा है, एंड एक्चुअली दे आर शोइंग इंडियाज़ ओल्ड हिस्ट्री टू द यंग जनरेशन, विच इज़ गुड। पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन और प्रैक्टिकलिटी जो पहले इंडिया में कम था, वो तो हम धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ देख ही रहे हैं। पहले बोर्ड का 10th क्लास का एक पेपर 100 नंबर का होता था, अब 80 नंबर का होता है, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के कर दिए, तो धीरे धीरे तो ये सब चीज़ें चेंज होंगी। आई थिंक एक जनरल डिसअपॉइंटमेंट कट ऑफ परसेंटेजेस का बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और उस इशू को एडजस्ट करना चाहिए। या तो ग्रेडिंग से करें या इंडिविजुअल इंटरव्यू से करें कि आप कैंडिडेट को देख सकते हैं कि 90% में भी कैंडिडेट कितना कम स्मार्ट है और 70% में भी कैंडिडेट कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तो आई थिंक द कट ऑफ परसेंटेजेस रियली नीड टू बी वर्कड एट, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। दिस सुसाइड एंड एवरीथिंग दैट गोज ऑन रियली नीड्स टू डिक्रीज। इट इज़ नॉट हेल्दी। और कोटा में भी, और उसको छोटे लेवल पे देखें तो जो कोटा में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। दैट प्रेशर इज़ नॉट हेल्दी।
इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। हेलो अनिरुद्ध, मेरा नाम राहुल है और आपने इंटरव्यू की शुरुआत में एक बात बोली थी कि आपकी फैमिली की तरफ से ये कहा गया था स्कूल में कि आपको ज़्यादा वो ना दी जाए कि फ्रंट में बैठाया जाए, normal टीचर्स treat को ये किया बोला जाए, गया, नॉर्मल everyone ट्रीटमेंट की normal, बात yes. हुई थी। तो आप बैक बेंचर थे या फ्रंट रो में बैठने वाले स्टूडेंट थे? लेटर ईयर्स में फ्रंट रो में आ गए, स्टार्टिंग बैक बेंच से करी। स्टार्टिंग बैक बेंच से करी। बिल्कुल starting तो back बैक पसंद कौन सा आया, बैक बेंचर या फ्रंट रो? नहीं, मज़ा तो बैक बेंच में ही है ना। बैक बेंच में। बैक बेंच में ही है, मज़ा तो बैक बेंच में ही है। तो चलिए, great. बैक में कई और- फ़ायदे हैं, अभी भी आप जी। देखो आजकल वो ट्विटर स्पेस में जो जी। बैक बेंचर है वो देख के मज़े ले रहे हैं, जो हम जैसे फ्रंट पे खेल रहे हैं वही तो गोली खा रहे हैं। तो वही तो बात है। क्योंकि फ्रंट पे रो में बैठने में ना एक घबराहट होती थी, teacher's focus क्योंकि is on टीचर की you. सबका Yes. टीचर सभी टीचर का फोकस आप अभी पे भी तो होता है। ट्विटर पे जो ज़्यादा एक्टिव होता है जी। सोशल मीडिया पे, तो सबका और focus फोकस उस उसको पे ज़्यादा होता होता है, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आज मैं फ्रंट फुट पे हूँ Correct. तभी आपने यहाँ बैठाया, नहीं तो बैक फुट पे होता तो कौन बुलाता। एक फ़ोन पे Right. बात हो जाती और एक छोटा सा क्लिप चल जाता। तो जी, करेक्ट। और एक ना जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैं भी। हम बच्चे, बिल्कुल हाँ, ये आपने शुरुआत से आपने बिल्कुल। ये बात कही है, बट फिर भी एक क्यूरोसिटी रहती है हम में कि यार रॉयल फैमिली से भी हैं आप। तो लाइक ना हम जब बच्चे थे तो हमारी जो मदर थी, नंबर कम आए चाटा मार दिया, जो हाथ में आया वो देके मारा। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? मेरे को नॉट छाटा मारने वाला, बट और जो बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं कि टीवी बंद, वीडियो गेम उस ज़माने में वो रिमोट वाला बिल्कुल, बहुत चलता था। रिमोट वाला। वीडियो आईपैड और ये फ़ोन तो थे नहीं, स्मार्टफोन, तो वीडियो गेम बंद है, बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो अंदर ही रहो, बाहर क्यों निकलना है, काम करो कंप्लीट। तो वो जो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो एक बच्चे पे लगते हैं वही थे। और उन रिस्ट्रिक्शंस के नॉर्मल बच्चा जिस तरीके से उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ता भी है घुमा के, वैसे भी हम तोड़ भी चुके हैं उनको। तो बिल्कुल ही तो एब्सोल्युटली। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो आपकी मॉम के साथ का, बहुत कभी ही डांट दिया हो ज़्यादा कि ऐसा डांटने क्यों वाला कर तो दिया नहीं- मेरे साथ? नहीं, देखिए हम दोनों ने अकेला समय बहुत बिताया एक दूसरे के साथ। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ भी एक स्पेस में बैठते हैं तो कहीं ना कुछ इरिटेशन, गुस्सा तो आ ही जाता है। बट वी आर वेरी टच वुड, वेरी वेरी क्लोज। तो ऐसा तो नहीं आया है। और हम नहीं, वी टच वुड अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग समझ जाते हैं। तो मैंने उनको कभी, वो यहाँ आएंगी तो बताएंगी, अब बोलती हैं, अब मैं उनको ज़्यादा परेशान करता हूँ, बचपन में नहीं करता था। तो अब ज़रूर ज़्यादा। नहीं, अब तो परेशानी की दूसरी वजह होगी, जी, जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ। मैं समझ गया। वो रोज़ ही बात होती है और उसको फिर मैं यस वेरी बिग परेशानी की वजह। और इस बार कई बार इसलिए मैं गाड़ी लेके उठ के कहीं चला भी जाता हूँ, फिर कहती हैं तुम आजकल, डेफिनेटली आज की तारीख में मैं उनको ज़्यादा परेशान करता हूँ हर तरीके से। शादी की बात आई तो एक रॉयल फैमिलीज़ में एक फाउंडेशन भी होता है, या हम जो कहें कि चाहते हैं कि राज परिवार का मेंबर है तो शादी भी राज परिवार में हो। सो उस पे वेरी गुड आपका- क्वेश्चन। वो बाउंडेशंस और प्रेशर्स, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और वो इसलिए नहीं होते हैं कि हम लोगों को कोई अपनी सोसाइटी को एक क्लोज्ड ग्रुप में रखना। वो इसलिए होते हैं बिकॉज हम जैसे घरों में पुराने ट्रेडिशन, रीति रिवाज थोड़े और ज़्यादा सीरियसली लिए जाते हैं। तो जो सामने से जो इंसान घर में आ रहा है, वो अगर ऑलरेडी इन चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड हो या इनकी समझ रखता हो, तो जैसे कहते हैं ना, किसी जॉब के लिए प्री एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। न्यू फ्रेशर भी ले लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस बेटर, तो उसमें अगर एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट का जो तालमेल होता है और जो एक घर की सिनर्जी होती है, वो हिसाब किताब थोड़ा और अच्छा बैठ जाता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि सिमिलर बैकग्राउंड से कोई आए। आप नॉर्मल हाउस का ले लीजिए, कई लोग कहेंगे कि नहीं, हमको इंडियन ही लाना, फॉरेन, कोई बाहर काम फॉरेनर नहीं चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज एक इंडियन आएगी तो एक इंडियन घर को ईजिली समझ सकती है। तो उसी प्रकार से ये बाउंडेशन या ये कोई प्रेशर्स या जो वो हैं, ये इसलिए हैं कि एक एडजस्टमेंट और इजी रहे। ये लाइफ इजी करने के लिए हैं, कोई अपने आप को क्लोज्ड ग्रुप बना के रखने के लिए नहीं है ये एडजस्टमेंट्स। बट आपको नहीं लगता कि लिमिटेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं आपकी, अगर इसी में से ही चॉइस आपकी हाँ, लिमिटेड है? लिमिटेशन ज़्यादा हो जाती कि है। यही बहुत करना है। लोगों ने बैकग्राउंड के बाहर भी शादी करी है, बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं, और बहुत लोगों ने प्रेफर किया है कि उसमें रहे। मेरे हिसाब से तो उस साइड, उस एंगल से हमको देखना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे बैकग्राउंड से हो या
आउट ऑफ बैकग्राउंड से हो, कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए कि आपके इंटरेस्ट, नेचर, लाइफ एक्सपेक्टेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो देखना चाहिए। मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। बाकी कब फिर देख रहे हैं आप वो कंपैटिबिलिटी? आप मेरी मदर को बुला ही लीजिए, तो वो आरपीएससी का और राम मंदिर का और फिर मेरी शादी का वो सारा आपको बता के जाएंगी। उनको एक दिन बुला, आज आने में थी वो एक्चुअली साथ में जी, अरे तो लेकिन बहुत अच्छा रहता नहीं आपने उनके कहा। आने से फिर डिस्क्लेमर बहुत लग जाते हैं ना, क्या क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, तो अभी मैं उनको बाद में बताता हूँ। ट्विटर पे भी जब स्पेस होता है तो वो लेवल ऑफ नोटिफिकेशन से समझ जाती हैं कि आज मैंने कुछ कहा है कि नहीं कहा है। अगर शांति है तो मुझे क्या कहा है पहले ही बता दो, क्या कहा है और किस तरीके से कहा है, तो इस तरीके से होता है। जी, ये रॉयल फैमिलीज के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं? मतलब आप क्या लक्षराज जी से बात करते हैं, नहीं करते हैं? मतलब किस तरह का आप Relations तो सारे ही- पद्मनाभ हैं, जयपुर के अंदर हैं? देखिए कोई किसी से आप ज़्यादा क्लोज होते हो, आप इसको इस प्रकार से देखिए कि आप एक स्कूल में एक बैच है 60 स्टूडेंट्स का, उसमें से कई लोग थोड़े से एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होते हैं, कई लोग कम क्लोज होते हैं। कम क्लोजनेस कई बार इसलिए होती है कि या तो आपका जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत है, या आपके कभी रिलेशन नहीं रहे फैमिलीज़ में, किसी ने शादियाँ नहीं करी, कुछ नहीं रहा, या आपका कोई कॉमन जगह पे मिलना कम होता है। तो इस तरीके से ये जयपुर का जयपुर फैमिली तो हमारे लिए एक तरीके से बड़ा परिवार ही है, और आज उनको हर लेवल पे उस लेवल पे देखते हुए बहुत खुशी होती है, और हर जगह से बात होती है। बाकी गेट जोधपुर टुगेदर भी होता हैं। है? मतलब अभी भी जैसे शादियों में राजा होता है, महाराजा शादियों बैठे में हुए होता ही है, बात कर रहे हैं कि कैसे शादियों करना है, में क्या होता ही करना है। और एक और रीज़न आ गया, अब तो मोदी जी ने इसको ये गेट टुगेदर्स थोड़े लीगल कर दी हैं, बिकॉज इंडियन रॉयल फैमिलीज़ का एक म्यूज़ियम बन रहा है गुजरात में, तो उसको लेके भी कमिटीज़ हैं। मेयो कॉलेज में जैसे कई बार मीटिंग्स होती हैं तो मुलाकात होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई फोरम है ऑफिशियली, लेकिन शादियों में या कोई हेरिटेज कल्चर की मीटिंग है, तो इस तरीके से मुलाकात होती रहती है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतना ग्लोरीफाई हमारी मतलब पूरी हिस्ट्री है राज परिवारों की, सेक्रीफाइसेस की, सब तरह की, लेकिन कोई भी राजघराना ऐसा नहीं है जो डिस्प्यूट को नहीं झेल रहा हो, जो जहाँ पे केसेस ना हो, संपत्ति विवाद, पारी विवाद ना हो। किस मतलब ये सैड, और तो हाँ, कुछ नहीं कह सकते, इट इज़ जस्ट सैड कि हो रहे हैं। जोधपुर में विवाद नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक आज की तारीख में इसी चीज़ों के विवाद हो सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा दिख रहे हैं। पुराने ज़माने में भी दो भाइयों के बीच में पावर के, जागीर के, अलायंसेस के, डिसएग्रीमेंट के विवाद तो रहे होंगे और रहते थे और हैं भी और डॉक्यूमेंटेड भी हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो इन चीज़ों से ज़्यादा ही सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन किसी भी घर में किसी भी लेवल पे कहीं पर भी कोई विवाद हो तो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन अब है तो वी ऑल हैव टू डील विद इट। आपने जो पॉइंट आउट किया, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना, किसी की छुप गई किसी की छप गई, वही बात है। तो बिजनेस हाउसेस में भी हैं, कोई कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो इट्स किसी का भी विवाद कोई भी वो बाहर आए या हो भी इन द फर्स्ट प्लेस, तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और क्या कहेंगे इसके लिए। काफ़ी लीजिए। एक जो आपके महल के अंदर वो दरवाज़ा है, उसका बड़ा किस्सा आप लीजिए ना प्लीज़। नहीं आप बताइए कौन सा दरवाज़ा? वो दरवाज़ा आगरा से वहाँ दिल्ली के लाल किले से लेकर आए जी। मतलब लोगों में बड़े वो है कि देखिए उस वक्त नूरजहाँ में का हमारे झूला भी आपको डीग में मिल जाएगा। आप जी। भरतपुर आइए कभी, तो डीग के जो महल है वहाँ पे आपको बेगम नूरजहाँ का झूला भी है, जो हम उठा के लाए थे वैसा का वैसा ही, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब हमारे घर में हो तो हम तो बिल्कुल चौड़े होके घूमे आप बिल्कुल। नूरजहाँ का झूला है, बहुत डेलिकेट है जी। तो हम लोग में से कोई भी बैठेगा आपको छोड़ के तो वो टूट जाएगा झूला। तो आप आएंगे तो आपको ज़रूर उस झूले पे बैठाएंगे। सो मैं खुद आई पर्सनली टेक यू ओवर देयर। जी, ग्रेट। आप आइए, मैं आपको डी के फुहारे भी ज़रूर दिखाऊंगा। जी सर, आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल सस्ती राजनीति करते हैं, ठीक है। पहला कि राजस्थान में आपको कौन कौन से नेताओं की सस्ती राजनीति लगती है? और कहाँ महाराज सूरजमल से और राम मंदिर से नीचे गिरा के हनुमान बेनीवाल पे ले आए? चलिए पूछिए, किन किन नेताओं की राजनीति आपको सस्ती लगती है? और हनुमान बेनीवाल ने जो बोला वो किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए देखिए बोला? पहली बात तो मैं किसी की राजनीति सस्ती या उच्च स्तर की कहूँ, वो
सिर्फ राजनीति पे, उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान में और ख़ासतौर से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि किसी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो उसको पर्सनल ले लेते हैं। पहली बात तो राजनीति उसकी अच्छी है जो कास्ट सिस्टम से ऊपर देखे। मैं राजनीति करने के लिए, अगर मुझे वोट बैंक ही चाहिए होते तो ये पूरी जादों वाली बात में छुपा के और पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक महाराज सूरजमल की तस्वीर के सामने जप करके और मैं पोलराइजेशन करके इजीली वोट बैंक को ले सकता था। मेरे एक भी पोस्टर में, एक भी ग्राफिक में आपको महाराज सूरजमल का चित्र नहीं लगा हुआ मिलेगा। ये गलत है। हिस्टोरिकल फिगर्स का चित्र किसी भी पॉलिटिकल बैनर में, किसी भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो राजनीति उसकी सस्ती है जो कास्ट पे पोलराइजेशन करे या हिस्ट्री पे पोलराइजेशन करे। आप आज के जो मुद्दे हैं उन पे लेके पोलराइज करिए ना कि ये लोग को इतना डेवलपमेंट मिला, इनको नहीं मिला, इनको मैं प्लीज़ करूँगा, वो अलग बात है। लेकिन ये बात थोड़ी है इसमें। तो आप पूछिए किस पर्टिकुलर पर्सन पे लगा आपको? उनका जो बयान था वो किसके ऊपर लग रहा था आपको? नहीं, उनका आपके हिसाब से उनका किसके लिए बयान बोला गया था? महाराज सूरजमल को छोड़ के तो सारे जितने भी राजे महाराजे रहे हैं राजस्थान में, सबके ऊपर ही था कि किसी ने कोई लड़ाइयाँ लड़ी नहीं। आई मीन दैट्स शॉकिंग। आई मीन रणबंका राठौर 13 पीढ़ी अपनी दे चुके हैं राठौर राजवंश युद्ध के मैदान में। आप उनको बिल्कुल ही वो कर रहे हो, आप महाराणा प्रताप को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। ये कहाँ की राजनीति है? आप क्या हल्दी घाटी को बिल्कुल नानदास कर रहे हो? तो ये तो गलत है। तो इस तरीके से सर मेरा क्वेश्चन ये था, आप राज परिवार से हैं, प्रोटोकॉल मिलता है तो उस प्रोटोकॉल से परेशान होते हैं भरतपुर के अंदर या क्या फिर एंजॉय प्रोटोकॉल करते मिलता है? हैं? कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। 4 जन थोड़ा पहचान बहुत तो के होता होगा सर। नहीं ऐसा राज परिवार से कोई अगर वेशभूषा है नहीं, हाँ, बिल्कुल आपको नहीं, वो कभी ओकेजन में नहीं। आप तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखिए तो पुरानी तो नहीं, अब सब पुरानी जो फैब्रिक्स हैं या तो उनको प्रिजर्व करके रखा है या वो पहनने की कंडीशन में नहीं रही हैं। लेकिन जो पुराना स्टाइल है ड्रेसिंग का वो तो हम लोग पहनते हैं। साल में 3-4-6 बार हो जाता है। जब कहीं पे शादियाँ होती हैं, कुछ होती हैं तो तुरंत पहनते हैं। साफ़े भी किसी हिसाब से, कहीं शौक मनाने जा रहे हैं, कहीं जश्न मनाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जी रंग भी अलग होता है, बांधने का तरीका भी अलग होता है। तो अगर आप शौक मनाने जा रहे हैं तो साफ़े की पूँछ वापस साफ़े के अंदर होनी चाहिए। अगर आप साफ़ा पे, और कलर भी डल कलर होने चाहिए, जैसे ग्रे, डीप ग्रीन, डीप ब्लू ऐसे होने चाहिए। और जश्न मनाने जा रहे हैं तो पूरा साफ़ा अलग सरपेंच होना चाहिए। तो हर किसी का नहीं हर ओकेजन का होता है। और प्रोटोकॉल की जो बात आती है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम प्रोटोकॉल कहीं पर भी कम से कम, बिकॉज मैं जनरली वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हूँ, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। और ये चीज़ एक्चुअली मैंने आप मानोगे नहीं, जब मैं दुबई में रहता था तब मेरे को बहुत ये बात ठनकी। बिकॉज जो दुबई के रूलर हैं शेख मोहम्मद, आप उनको देखेगा कि आप चल रहे होंगे और उनकी गाड़ी बगल से निकलेगी, वो खुद ड्राइव कर रहे होंगे, कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं। आप दुबई मॉल घूम रहे होंगे, सडनली देखेंगे शेख मोहम्मद सामने से निकल के अकेले, साथ में 1 या 2 जन, वो भी उनके फ्रेंड्स या कंपेनियन, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो जब वो इतने बड़े ओहदे पे रह के और एक्चुअल रूलर होके इतनी साधारण तरीके से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं, आई हैव सीन हिम बाय वेजिटेबल्स इन दुबई मॉल। सो सिमिलरली व्हाई शुड आई, मैं कौन हूँ, किस खेत की मूली हूँ कि मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया जाए? नहीं, आई डोंट थिंक दिस प्रोटोकॉल बिजनेस इज़ राइट एट ऑल। सर पुराने टाइम पे क्या है कि राजनेताओं जब खुश होते थे किसी अपने काम करने वाले से या किसी से भी, तो उसको बढ़िया एकदम सोने वोने की मोहरें वगैरह ये सब लेना। आप आपके घर में आप किसको, मैं दोनों मतलब चीज़ों जब का खुश होते हो जवाब तो क्या दूंगा दोगे? इसमें। नहीं देखिए, क्या मेरे घर में मैं मतलब जब जी, आपके जी। घर में कोई काम करने वाला हो, जी जो क्षमता है, देखिए ये तो आजकल दिखता ही है सब बड़े बिजनेस हाउसेस में या घर में भी। आप लोग भी जैसे जिसकी जो क्षमता उसके हिसाब से त्योहार पे या किसी ने कोई अच्छा काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, तो जो गिफ्ट आप जेन्युइन, और आई डोंट थिंक गिफ्ट की और साइज़ की कोई या उसकी वैल्यू की कोई बात होती है। इट्स अबाउट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। मैं आपको 1 लाख का गिफ्ट दे के भी आपको अगले दिन इल ट्रीट करूँ और आपको 5,000 का गिफ्ट दे के भी आपको प्यार से रखूँ तो बात है। तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, टीम को रिकॉग्नाइज, और हर कंपनी में भी टीम को रिकॉग्नाइज करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बोनस मिलता है, पर्सनल स्ट्रक्चर में गिफ्ट मिल जाता है। तो बिल्कुल जितना क्षमता है उसके हिसाब से पूरा का पूरा देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सारे सवालों में से देखिए सबने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, बहुत अच्छा था। लेकिन जो राजस्थानी भाषा वाला जो सवाल था वो दिल को छूने वाला था, तो वो बहुत ही अच्छा सवाल था। और वो जी जी
अब आप देखिएगा इस पूरे पॉडकास्ट में 1000 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता दूं, इसमें जो चीज़ें हाईलाइट होंगी कि मैंने किसकी राजनीति को सस्ता बोला, ये करौली जादव वाली बात हाईलाइट होगी, और एक ये होगा कि मैंने कह दिया कि जितना काम माननीय दिया कुमारी जी ने राजसमंद में किया उतना किसी ने नहीं किया। ये 3 चीज़ें कल सुबह हाईलाइट हो जाएंगी, आप लोग आपने जरूर मोन्टाज देखिएगा। बता दिया कि मोन्टाज क्या लगेगा। मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें हाईलाइट होंगी। अरे उस पे नहीं है लोगों को इतना इंटरेस्ट, उस पे सिर्फ एक कम्युनिटी को इंटरेस्ट है, लेकिन और किसी को ज़्यादा इतना। If you have seen that Google पे when we were searching about you, तो we saw कि Google पे लिखा हुआ है you are married with and having 2 kids. हाँ? If you have seen, मैंने आज तक देखा नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है and we were shocked कि अच्छा ओके। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी कहाँ लिखा है, मेरे को भेजिएगा लिंक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये भेजिएगा। हाँ, मैंने एक्चुअली आई डोंट नो, कई बारी ये चैट जीपीटी वगैरह ना गलत पता नहीं कहाँ से आप उठाए, भेजिएगा लिंक। It's on Google. You can see it on Wikipedia. नो आई थिंक वो अनिरुद्ध नाम से, अनिरुद्ध नाम से कोई और होंगे, लेकिन नहीं आई कैन अश्योर यू देयर इज नो सो। नहीं, किस नाम से आपको सर्च करें? अनिरुद्ध भरतपुर के नाम से आप सर्च भरतपुर, करिए, और अगर ये हाँ। आ रहा है तो आप प्लीज जरा मुझे भेजिए, मैं इसको ठीक कराऊं। तो लोग पता नहीं क्या सोच के उसको क्या रखेंगे, समझ के, मुझे पता ही नहीं। दैट वाज अ गुड, नहीं रियली आई डोंट नो। सो जी दिव्या भरतपुर, माय मदर्स नेम। जी सर, आप भाटी की तारीफ़ कर रहे थे, रविंदर सिंह भाटी की तारीफ़। इन फ्यूचर आप अगर पॉलिटिशियन बनते हो तो क्या भाटी जैसी राजनीति करोगे? उनके रविंदर सिंह जी जैसा इंसान तो लाखों में से एक निकलता है, उनसे अपने आप को कंपेयर करना भी मेरा ठीक नहीं होगा। वो एक जुनून है, एक सेंसेशन है, एक स्टार है। तो स्टारडम और उस लेवल तक पहुंचना तो बहुत कम लोगों के लिए कि भाग्य में होता है। अगर ऊपर वाले का हाथ रहा और कभी वहाँ तक पहुँचा तो फिर दोबारा बात करेंगे। लेकिन आई थिंक रविंदर सिंह जी और मेरे में एक सिमिलैरिटी ज़रूर है कि हम अपनी बात पे अडिग रहते हैं, और जो एक बार कह दिया वो होता है या करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बात मैं उनके बारे में बहुत एडमायर करता हूँ रविंदर सिंह जी के लिए। एंड आई विश आई वॉज एज फ्लुएंट इन राजस्थानी एज ही इज़, एंड आई विश आई वॉज एज लर्नड अबाउट राजस्थान जितना वो हैं। तो रविंदर सिंह जी के साथ जब 1 घंटा बैठने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बैठ गया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ राजस्थान। तो आपने पायलट रविंद्र सिंह भाटी, मतलब आपके लिए दिया शायद कोई कुमारी नई, जी। हाँ दिया कुमारी, नई पार्टी बनानी पड़ेगी जिसमें तीनों भी हों। फिर देखो ये बात डॉक्टर शशि थरूर बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये बात डॉक्टर थरूर बोलते हैं कि आप हर चीज़ ऑपोजिशन की हर चीज़ खराब करेंगे तो आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनका वो चीज़ देखनी चाहिए। और क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ तो आई कैन वेरी टेक अ बैक सीट, फर्स्ट बैक सीट, एंड आई कैन सी किसमें क्या अच्छा है और उस चीज़ को अपन लोग लेके चलते लेकिन हैं। कभी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपके ये सारे स्टेटमेंट है ना फिर वायरल होंगे। बिल्कुल देखिए, होंगे, हाँ? बिल्कुल होंगे। और मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, ऑब्वियसली वो पार्टी कांग्रेस की विचारधारा से तो ऑपोजिट होगी, तो वो पायलट साहब वाला चित्र और वो सारी चीज़ें होंगी, वो चीज़ फिर भी वहीं की वहीं रहेंगी। तो आप जिसको बचपन से मामा कहते हुए, मामा जी कहते हुए बड़े हुए हैं, सडनली बोलेंगे साहब ये बंदा कांग्रेस में तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये क्या था? तो नहीं एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हाँ, सबकी अच्छाइयाँ देखो तो उसमें क्या है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके भजन लाल जी, बिल्कुल भजन लाल जी, उनका गृह जिला है जी भरतपुर है। क्या अब तक का काम उनका कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, पार्टी ने उनको सीएम बनाया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ें सोच के बनाई होंगी, और पिछली सरकार ने इतने मेस में राजस्थान को छोड़ के गए हैं, तो भजन लाल जी की जो जॉब है, अगर एक तरीके से मुझे कहा जाता है कि आप करना, तो मैं तो डर जाता। वो तो बहुत ब्रेव है कि उन्होंने वो पोजीशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारी, क्योंकि इतना गंद यहाँ मच चुका था राजस्थान में। तो आई एम श्योर गिव हिम टाइम, और वो काम तो अच्छा कर ही रहे हैं। भरतपुर में भी कई डेवलपमेंट के कार्य आपको देखने को मिलेंगे जब आप आएंगे, जो पहले हो सकते थे लेकिन किसी ने करने की सोची नहीं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा होता है, बट आई थिंक इट विल बी ओवरऑल पॉजिटिव। और 2 डेप्यूटी सीएम जब उनको असिस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर ज़्यादा हो जाती है। आप सचिन पायलट को मामा कहते हैं। राजस्थान कांग्रेस के अंदर बहुत लोग अब ये मान रहे हैं कि सचिन पायलट हैं वो फ्यूचर लीडर होंगे राजस्थान के कांग्रेस के अंदर। कल उठ के उन्होंने कहा कि भांजे आ जाओ, व्हाट विल यू डू? इन पर्सनल कैपेसिटी
कल उठ के नहीं, अभी उठ के कह देता हूँ, उठ के चल दूँ उनके नहीं, मैं पास। पार्टी में आने की बात नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इतनी जब चीज़ें मैंने कह दी, फिर मेरे में और हनुमान बेनीवाल जी में क्या अंतर रहेगा? उन्होंने तो पहले अच्छा खास पहले तो मोदी जी का नाम जप के और बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया, फिर सोनिया जी का नाम जप के कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, तो फिर मेरे और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? तो मैं नहीं आऊँगा पार्टी में। कोई मैंने इतनी सारी बातें कह दी हैं और सारी बातें रिकॉर्ड में कह दी हैं, और जो चीज़ें मैं चाहता तो पिछले कार्यकाल में ये सारी बातें ना करके कुछ बेनिफिट भी ले सकता था, लेकिन मैंने कही ये बात, तो मैं नहीं कहूँगा उनसे ये बात, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ, again I'm making it very clear, Sonia Gandhi ji is an Italian person and Rahul Gandhi ji is half Italian. Let's get this right. There is no hiding in that. विदेशी इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी से अगर चला जाता है, क्या हो सकता है आई डोंट नो, बट एट द मोमेंट इट इज़ अ कंप्लीट नो फ्रॉम माई साइड। और अभी उनकी जब ये खड़गे साहब प्रेसिडेंट बने, इसमें भी डेमोक्रेसी नहीं थी। सोनिया जी को क्या दिक्कत थी एक वीडियो निकालने में कि आप सारे कैंडिडेट्स को इक्वल देखिए? थरूर साहब के सपोर्ट में वो नहीं चाहती थी, बल्कि शैलजा जी ने तो एक जगह कह भी दिया कि हम चाहते हैं कि थरूर साहब अपना नामांकन वापस ले लें जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के। तो उसमें आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, वो कठपुतली का खेल चलता है फ्रॉम हैंड्स ऑफ एन इटालियन। एब्सोल्युटली नॉट, आई विल नॉट गो इनटू एनी एरिया ऑफ सच प्लेस जहाँ पर एंटी नेशनल लोग देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते। सफल कभी नहीं होंगे, कोशिश कर सकते हैं, चाहे जिंदगी करते रहें, आप भी यहीं बैठे, हम भी यहीं बैठे, कोई नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आप आए और बिल्कुल बहुत ही खोल के अच्छा आपने लगा बात जी, एंड टू इंटरेक्ट विद द टीम एंड द यंगर टैलेंट वाज आल्सो वेरी वेरी एंजॉयबल। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब भरतपुर आइए, और नूरजहां का झूला आपके लिए तैयार है, ज़रूर आइएगा उस पर, प्लीज़ आइएगा। और राजस्थान अगली बार आएंगे तो राजस्थानी भाषा को होपफुली मान्यता मिल जाएगी, तो हम आएंगे बिल्कुल जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक राज परिवार के सदस्य को ताउम्र ये एक चैलेंज रहता है कि उसे बताना होता है कि मैं कितना ग्राउंडेड पर्सन हूँ, लेकिन यहाँ अनिरुद्ध जी से जो हमने बातचीत की वो साफ तौर पर लग रहा है कि वो वाकई दिल से और अपनी ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे शख्स हैं जिन्हें राज परिवार का गर्व तो है ही, लेकिन उसका गुरूर नहीं है। तो ये बातचीत का अब राजनीति के अंदर कहीं सफ़र, इनकी शादी और तमाम बातों पर हमने पंजाब केसरी के इस न्यूज़ रूम चौपाल में बात की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भी कोई सवाल आप करना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इनसे बातचीत होती रहेगी और उम्मीद करेंगे कि अगली बार आप अपनी माता जी के साथ में यहाँ पे दिव्या जी के साथ आएँ और हम सबसे मुखातिब हों। थैंक यू विशाल जी एंड टीम, आपने यहाँ मेरे को ये मौका दिया। एंड इस पॉडकास्ट में भी एक भी कट नहीं हुआ है, किसी का मोबाइल नहीं बजा, तो इसको पूरा ऐसा का ऐसा ही दिखाया जाए, ज़रूर। इट विल बी नाइस। एंड थैंक यू सो मच। और आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, कभी मैं फ्री हुआ करूँगा तो आ जाया करूँगा कॉफ़ी पीने के लिए, तो और चीज़ों पे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।